नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। सभी साथियों को नमस्कार भाई। बिल्कुल भाई, टाइम हो गया है। नमस्कार सभी को। सर सिलेबस पर डिस्कस करो, बिल्कुल करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। पहले जो टॉपिक अपना चल रहा था ना, उसके आज क्वेश्चंस करने, वो अति महत्वपूर्ण काम हो रहा है और उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी आप साथी साथ जुड़े हैं, बात करते हैं पूरे पैटर्न्स के बारे में और समझते हैं बातों को कि कहाँ कैसे किस तरीके से क्या प्रयोग करना है कि नहीं करना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं बात को। टॉपिक जो अपने पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अपनी तरफ से हुए कंप्लीट। कल हमने आर्टिकल्स के अंदर क्या रूल रेगुलेशंस लग सकते हैं, क्या पैटर्न लग सकते हैं, उन सब के ऊपर बातचीत कर ली है। अब आज जो बात है वो करनी है अपने को क्वेश्चंस पर। और आज आप सभी की ये मानकर चलिए, आप क्लास के अंदर उपस्थिति अनिवार्य ही मानो आप, क्योंकि देखिए टॉपिक के नियम कायदे कानून एक तरफ और प्रश्न एक तरफ। जब आप प्रश्न करते हो तो चीज़ों को सीखते हो, समझते हो। सेंटेंस में वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा करने वाले आज हम। तो सभी साथियों मेरा नमस्कार है। सबसे पहले अपने बात करने वाले क्वेश्चंस के बारे में। प्रश्नों को सोल्व करेंगे। सोल्व करना आपने है, मैं तो केवल आपके सामने प्रश्न रख सकता हूं। किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, क्या नहीं होगा, ये आपका बताने का काम होगा। कमेंट्स में आप मुझे अपने आंसर लिखेंगे। बस निवेदन ये रहेगा, आप सभी साथी क्वेश्चन का नंबर अटैच करेंगे, मतलब कौन से प्रश्न का आप आंसर दे रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। साथ ही साथ हर क्वेश्चन किस हिसाब से महत्वपूर्ण बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो तो जब अपने सामने क्वेश्चन आएंगे तब की तब बात करेंगे उसके ऊपर। तो प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, उन क्वेश्चंस का क्या आंसर होंगे, पीछे क्वेश्चन नंबर अटैच कर दीजिएगा, ये निवेदन है मेरा आपसे, और फिर उसका आंसर आपने बता लेना है। ठीक है सर, प्रैक्टिस के लिए बुक या शीट, आप निश्चिंत रहिए। अभी मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आने वाला हूँ, तभी आपको ना कोई बुक चाहिए ना शीट चाहिए। इधर उधर ध्यान मत भटकाइए आज, क्योंकि आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न जब तक आप सोल्व नहीं करते हो ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये एक मतलब हक नहीं बनता अपना कि यार ये टॉपिक है जो हमारी समझ में आया है नहीं आया है। इसके बारे में तभी पता चलता है जब हम प्रश्न सोल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है ना, तो करते हैं बातचीत। प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हर क्वेश्चन का आपने नंबर बताना है। सर सिलेबस को बताने को आता, बिल्कुल बिल्कुल सब बातें कही थी, लेकिन पहले प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। जो टॉपिक अपना चल रहा था ना, उस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया और उस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सिलेबस कहीं नहीं जा रहा अब अपने हाथ से, अपने पास ये सिलेबस। ठीक है ना, तो अभी एक बार आपसे निवेदन है, अब मैंने सिलेबस के बारे में बात करनी है, वो मैं कर लूँ अपने आप सही समय पे। अभी आज की क्लास महत्वपूर्ण है, पहले प्रश्न सोल्व करने में फिर आपको सलाह दे देता हूँ। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। क्वेश्चन लिखने हैं, आप है ना कहीं यूं कहीं ABCD करने लग जाओ, ये भी काम नहीं चलेगा। हर क्वेश्चन जो भी आपके सामने होगा वो आपने लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने अपने नोट्स के अंदर लिख लिया और लिखने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है, लिखने के बाद मुझे यहाँ पर अपना आंसर बताना है। आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये बात है भाई। और सिलेबस के बारे में बात करेंगे बाद में, थोड़े समय बाद। पहले अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए जी, अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये अपने क्वेश्चन है जी, सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो किससे संबंधित होंगे, आर्टिकल से। दूसरी बात, क्वेश्चन का नंबर अटैच कर देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 प्रश्न है फिलहाल आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप करके प्रश्न और आते रहेंगे। बात क्या है, आर्टिकल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के क्वेश्चन है जी आपके सामने। ये तो हो गया अपना टाइटल। बात आती है कि साहब ऑप्शन, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ऑप्शंस कौन कौन से होंगे आपके पास? ऑप्शंस आपके पास 4 हैं जी। ऑप्शन कौन कौन से? 4। एक तो ए, एक एन है, एक द है और एक अपना ऑप्शन होगा जी जीरो आर्टिकल। एक ऑप्शन होगा अपना जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल को आप कैसे लिख सकते हो? क्रॉस लगा के। मतलब मैं जहां जिस भी प्रश्न के अंदर अगर क्रॉस लगा देता हूं, इसका मतलब आंसर क्या हुआ उसका? जीरो आर्टिकल। ए एन द जीरो आर्टिकल, इन चारों में से एक आपका कोई उत्तर होगा। ये आपके सामने प्रश्न है, हर प्रश्न का उत्तर देना आपने ही है, लिखने भी है, दोनों काम करने, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न रहे जी आपके सामने। जितने भी आप साथी साथ जुड़े हुए हैं, ये महत्वपूर्ण काम है जी। आर्टिकल का टॉपिक समझ में आया है नहीं आया, यही निर्णय करेगा। ये प्रश्न रहे, एक बार मैं प्रश्न बोल देता हूं आपकी। रीटा इज ब्लैंक MBA फ्रॉम ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। पहला प्रश्न। ए एन द जीरो आर्टिकल में क्या लगेगा वो आप डिसाइड करेंगे, निश्चय करेंगे। विनय इज ब्लैंक NCC ऑफिसर।
तीसरा प्रश्न है ब्लैंक हिमालयाज लाइज टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडियाज। वैसे तो शुरुआत में मुझे मीनिंग का अर्थ बताना ही नहीं चाहिए, वो तो आप निश्चय करेंगे, लेकिन फिर भी मदद कर देता हूं। ये जो लाइज लिखा हुआ है यहां पे, ये जो मौके पे लाइज लिखा हुआ है ना, ये इस लाइज का मतलब होता है स्थित होना, सिचुएटेड। इसका अर्थ होता है स्थित होना या सिचुएटेड कह सकते हो, स्थित होना। ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया। यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन 5th चैप्टर आई ब्लैंक पेन विच यू गेव मी लास्ट फ्राइडे। यहां एक वर्ब नहीं है, वर्ब मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं। ILOST, आई लोस्ट। ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न एक बार आप। आई लोस्ट, फिर यहां रेगिस्तान है, इस जगह पर रेगिस्तान है, यहां कोई आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा वो आप निर्णय लेंगे। आई लोस्ट ब्लैंक पेन विच यू गेव मी लास्ट फ्राइडे। छठा सेंटेंस है आपका ब्लैंक शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। जहां जहां ब्लैंक है मतलब रिक्त स्थान है, वहां कोई ना कोई आर्टिकल आपने लगा लेना है। देखिएगा क्या कहां क्या आर्टिकल आएगा। समय दे रहा हूं आज मैं आपको, आपका समय आपका ही काम, आज सबसे महत्वपूर्ण, सारा ही काम आपके हाथ में। करिए, कहां क्या लगेगा नहीं लगेगा करिए निश्चय। एक एक प्रश्न के बारे में विचार करिए, कौन सा क्या होगा नहीं होगा। बताओ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। दिमाग लगाइए अपना, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। हर प्रश्न का आंसर दीजिए भाई। सारे साथियों के जब आंसर आएंगे तभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दूंगा। हर एक प्रश्न का उत्तर जो है वो हर एक साथी ने देना है। किसका क्या आंसर होगा नहीं होगा विचार करिए। सभी कर आंसर दे दिए सर जी, सभी साथियों को देने दीजिए भाई। चल लीजिए आज से मैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जिस दिन प्रश्न करते हैं वो महत्वपूर्ण क्लास होती है। चलिए करे होंगे आपने, देखते हैं किसका क्या होगा। सिलेबस में भैया आपके 200 प्रश्न आ रहे हैं, सॉरी 120 प्रश्न आ रहे हैं, 200 नंबर के आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातें बीच बीच में बताते चले जाता हूँ। 120 जो है वो आपके प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के हो रहे हैं। 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी करवा रहे हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, 2 घंटे में आपने सारे प्रश्न हैं जो सोल्व करने। अभी इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, रिटाइज ब्लैंक MBA। मेरा आंसर है यहां पे, रिटाइज एन MBA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये आंसर है जी, रिटाइज एन MBA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये अपना पहला प्रश्न का उत्तर है जी। दूसरे का देखते हैं, विनय इज NCC ऑफिसर। विनय इज एन NCC ऑफिसर, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। एन आर्टिकल आएगा। तीसरा, हिमालयाज लाइज टू, तो द आर्टिकल हो जाएगा। द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दोनों तरफ द आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अपना, यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन द आर्टिकल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा थोड़ी देर में बताता हूं। मैंने आपसे कहा था ना प्रश्नों के अंदर कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ नई चीजें अपने को सीखनी है, वो मैं आपको हाईलाइट भी करूंगा, नोट लगाकर आप लिखेंगे भी। आई लॉस्ट ब्लैंक पेन विच यू गेव मी लास्ट फ्राइडे, स्पेसिफाइड हुआ, द आर्टिकल लग जाएगा। ये
5वें का उत्तर। छठा है शुगर इज बैड फॉर योर टूथ। छठे के अंदर क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, 0 आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगना जी। चलिए बात करते हैं एक एक प्रश्न के ऊपर, किसका क्या उत्तर हो रहा है, क्यों हो रहा है। एमबीए, एमबीए को अगर आप हिंदी में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, एम बी और ए, ये लिखते हो। पहला लेटर क्या है, ए एडी वाला। रीटा एक एमबीए, एमबीए स्टूडेंट है भी, सेंटेंस बनता है ही इज ब्लैंक MLA, ही इज ब्लैंक MLA, ही इज ब्लैंक MLA। क्या लगाते हो आप आर्टिकल यहां पे, ही इज ब्लैंक MLA, ही इज एन MLA। आर्टिकल लगता है कि नहीं लगता है MLA के साथ। वहां MBA की बात हुई थी, वही MLA को लिखोगे तब भी आप MLA इस तरीके से लिखोगे, ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर MBA के साथ जैसे आपने एन आर्टिकल लगाया, ऐसे MLA के साथ एन आर्टिकल लगता है। एक बात, यूनिवर्सिटी को यहां पे किया गया स्पेसिफाइड, यूनिवर्सिटी के बाद देखो आप देख रहे हो तो ऑफ आया है, ठीक है। तो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि किसी भी नाउन के ठीक बाद ऑफ, दैट, WH वर्ड या कोई प्रोनाउन आ जाए तो संभावनाएं बन सकती हैं कि वो स्पेसिफाइड हो। और अच्छा हमेशा ही ऐसा होगा कि नहीं होगा, आएंगे प्रश्न, तो अधिकतर संभावना बनती है कि वो स्पेसिफाइड और स्पेसिफाइड होते हैं आर्टिकल कौन सा लग जाता है, दा लग जाता है, और लगा भी दिया अपनों ने, ये इसका फॉर्मेट बन जाएगा। विनय इज एन एनसीसी ऑफिसर, विनय एक एनसीसी ऑफिसर है। जहां एक का भाव आएगा वहां आप ए या एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सर इसमें स्टूडेंट कहां आइडेंटिफाई हो, लिखने की लोड ही नहीं थी स्टूडेंट को दोस्त, है ना, स्टूडेंट लिखना नहीं है। रीटा इज एमबीए, रीटा एक एमबीए है कि स्टूडेंट है, कहां से, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रीटा जो है वो एमबीए की स्टूडेंट, वो अपने आप ही काउंट किया जाता है, माना जाता है। रीटा इज एमबीए, रीटा एमबीए है। एमबीए क्या होता है, एमबीए की फुल फॉर्म का जो पैटर्न बनेगा ना, तो फुल फॉर्म लिखी जाती तब तो अपने शायद द आर्टिकल की ओर भी जा सकते थे, लेकिन यहां पर स्टूडेंट जो है अपने आप पे अंडरस्टूड होता है, और अंडरस्टूड की स्थिति के अंदर एक का जहां भाव आए वहां पे क्या लग जाता है, ए या एन आर्टिकल। वो साउंड के आधार पे देख लो, हिंदी में लिखो, लेटर के आधार पे आपका आंसर हो जाएगा। जिनके 2 गलत हुए 3, कोई बात नहीं, गलत सही से फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, है ना, ठीक है ना। सर इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं, एमबीए जा रही है रीटा, एमबीए जा रही है रीटा, क्या लिखना चाहते हो भाई इसमें, है ना। मतलब वही निकालना पड़ेगा जो सेंटेंस का सही नजदीकी उत्तर जाएगा ना, वही अपने को मतलब निकालना पड़ता है जो सेंटेंस के हिसाब से सही फॉर्मेट बन रहा हो। अपनी तरफ से कोई उत्तर बना नहीं सकते, सबसे नजदीकी आंसर अपने को मानना पड़ता है, यही एक वजह रहती है। सर जी एमबीए तो डिग्री है, बिल्कुल डिग्री है, नो डाउट, इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर है, एमबीए जो डिग्री है। तो अब इसके अंदर रीटा इज एमबीए, ऐसा नहीं होता, रीटा एक एमबीए स्टूडेंट है, यूं काउंट किया जाता है। कहां से, रीटा इज एमबीए, रीटा एमबीए कहां से, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एमबीए की स्टूडेंट, ऐसे भाव निकलेगा उसमें। एनसीसी ऑफिसर में आर्टिकल कौन सा लगा, एन, कारण एक का भाव आ रहा है। कोई सोचे क्या ऑफिसर लिखा हुआ, द आर्टिकल क्यों ने लगाया, तो मान लो सेंटेंस होता विनय ही लिख देते हैं, दोबारा मान लो विनय इज ब्लैंक आईएएस ऑफिसर लिख देता हूं, वैसे ऐसा सेंटेंस मैंने करवाया भी था, विनय इज ब्लैंक आईएएस ऑफिसर, तब भी कौन सा आर्टिकल लगना है, एन ही लगना है। आईएएस कोई कहते हैं स्पेशल डेजिग्नेशन है जी, विशेष पद है इसके साथ, तो द आर्टिकल लगता है, लेकिन इस वाक्य में कैसा सेंस दिया जा रहा है, एक का, इस वाक्य में कैसा भाव है, एक का। और आर्टिकल आप चाहे ए, एन, द, कोई सा भी प्रयोग में लाइए, आर्टिकल लगता किसके हिसाब से है, नाउन का प्रयोग वाक्य में किस तरीके से किया गया है। सर टॉपिक वाइज टेस्ट भी स्टार्ट कर दो, ये टेस्ट ही है दोस्त आपका, तो है ना मनोज कुमार जी। अभी तक टॉपिक पढ़े कौन से, अपना तो पहला ही टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, वो कंप्लीट होने की कगार पे है, इसके बाद अपने डिटर्मिनर्स पर बातचीत करें, पर पहले ये तो एक तो करें, फिर आगे शुगर वाले पे आता हूं। विष्णु जी थोड़ी देर रुकिए आप, पहले ऊपर से कंप्लीट करते हैं इन सेंटेंस को। हिमालयस लाइज टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालयस पर्वतमालाएं, चोटियां, इनके साथ आर्टिकल लगता है, और नॉर्थ ऑफ इंडिया दिशाओं के नाम है, और यहां वैसे भी स्पेसिफाइड किया गया था, तो बड़ा आसान प्रश्न था, नॉर्थ ऑफ इंडिया भारत के उत्तर की ओर, तो स्पेसिफाइड किया गया, तो आर्टिकल कौन सा लग गया, द लग गया, ये फॉर्मेट बन गया। यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन 5th चैप्टर, ये चीज मैं आपको सिखा देता हूं, एक बार मैं आगे चलता हूं, वो आपको नोट डाउन करना है, एक नोट मेंशन करवाता हूं आपको, ये चीज है सीखने वाली। देखो एक तो होता है ऑर्डिनल्स, एक फॉर्मेट होता है अपने पास ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स किसे कहते हैं, जैसे होता है ना फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे आ सकते हैं इसमें। ऑर्डिनल्स ये कहते हैं जी, ऑर्डिनल्स के साथ आमतौर पर कौन सा आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
ऑर्डिनल्स के साथ आमतौर पे आर्टिकल लगता है द। और एक होता है जी कार्डिनल्स, एक होता है कार्डिनल्स। ये कार्डिनल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा। ऑर्डिनल्स हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, इस तरीके से चलता रहेगा। ऑर्डिनल्स को तो कहते हैं क्रम सूचक, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम सूचक। वैसे हिंदी में आपसे कोई पूछ नहीं रहा। और कार्डिनल्स को कहते हैं संख्या सूचक। ये हो गया संख्या सूचक। ये कहता है जी ऑर्डिनल्स के साथ तो आमतौर पर आर्टिकल दा लगता है, लेकिन कार्डिनल्स के साथ सामान्यतः नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब जीरो आर्टिकल। ये एक रूल बनता है जी। यहां तो द आर्टिकल लगा रहे ऑर्डिनल्स के साथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के साथ तो द आर्टिकल लगता है। कार्डिनल्स के साथ आमतौर पर किसी आर्टिकल का प्रयोग अपने करते नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कभी भी मैं यहां लिख रहा हूं आपको सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं? हिंदी में क्रम को कहते हैं, ऑर्डर। सीक्वेंस, कभी अगर सीक्वेंस बनाना पड़े, मतलब कोई वाक्य आ जाए उसमें ऑर्डिनल कार्डिनल सब एक साथ ही प्रयोग में ला रखे हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहला नंबर आता है ऑर्डिनल का, ऑर्डिनल्स, और उसके बाद में लगा रहा हूं प्लस कार्डिनल्स। पहले नंबर पे आता है ऑर्डिनल और उसके बाद नंबर किसका आता है? कार्डिनल का। ये सीक्वेंस रहता है जी इसका। कभी भी पहले आप यूं याद रखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के साथ तो लगाओ आप द आर्टिकल। 1 2 3 4 5 6 7 के साथ आमतौर पर किसी आर्टिकल का प्रयोग करते नहीं। दूसरी बात। तीसरी बात, कभी भी किसी भी वाक्य में ऑर्डिनल और कार्डिनल का दोनों का अगर एक साथ प्रयोग कर रखा हो तो सीक्वेंस क्या रहता है, मतलब उनका क्रम क्या रहता है? क्रम में पहला नंबर होगा ऑर्डिनल का और उसके बाद आएगा कार्डिनल। मैंने जैसे लिख दिया ऑर्डिनल्स प्लस कार्डिनल्स। जैसे कभी अपने यूं नहीं बोलते वन फर्स्ट, हम हमेशा बोलते हैं फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, जीरो आर्टिकल के बारे में समझाओ। आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो देवेंद्र जी जीरो आर्टिकल का मतलब तो क्रॉस लगा दो भाई, कोई सही आर्टिकल नहीं आएगा। बाकी आज आपकी चाहे फर्स्ट क्लास है चाहे नहीं होती, जीरो आर्टिकल के बारे में, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, द आर्टिकल, सबके बारे में पिछली सारी कक्षाओं में समझा चुका। तो आपसे निवेदन है वो पिछली कक्षाएं देखनी पड़ेगी। हाँ, एक आध मिनट की बात हो तब तो समझा दूं। जीरो आर्टिकल तो एक पूरा हमने वास्ट मतलब टाइटल लिख के पूरी बातचीत करी हुई है उसके अंदर। तो आपसे मेरा निवेदन है, सर ऑर्डिनल के साथ में जीरो से शुरू होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऑर्डिनल्स के साथ में जीरो, ऐसा जीरो वीरो का कोई खेल नहीं है भाई, है ना। ऑर्डिनल कोई जीरो से शुरू नहीं होता। ऐसे नहीं बोलते अपने जीरो फर्स्ट सेकंड, ऐसा कुछ नहीं होता। 0 1 2 3 वो हम बोलते हैं केवल संख्या के तौर पर। ठीक है, ये लिखो भी आप, ये नोट डाउन करिएगा आप, है ना। थोड़ा नोट लगा के आप अपने नोट्स में जहां क्वेश्चंस भी लिख रहे हो वहां इसको मेंशन करिएगा भी। सर क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता है क्या? देखो संगीता जी, अभी जो चल रहा है आप उसके साथ जुड़िए। अगर कभी कोई परिवर्तन होगा क्लास की टाइमिंग वगैरह में तो जरूर आपको सूचित किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पास जैसे नोटिफिकेशन आता भी होगा टाइमिंग वगैरह का, कभी चेंज वगैरह करना पड़ेगा तो जरूर आपके पास जानकारी आएगी। कभी आपसे नहीं हो पाता संभव, मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पे क्लास को देखना, कोई भी कारण कोई वजह रहती है, तो आपके पास ये क्लासेस जो है वो रिकॉर्डिंग में भी रहती हैं, आप तब देख पाएंगे कि वो तो क्लासेज और भी रहती है ना, उस हिसाब से एडजस्ट करने पड़ा है। सर पहली बार लिया है कोर्स, लिए हैं, कोई बात नहीं, पिछली सारी कक्षाएं देखें भाई, तभी आप अंग्रेजी के साथ तो खास तौर पर अंग्रेजी की कक्षाओं के साथ तो तभी जुड़ाव आपका हो पाएगा जब आप रेगुलर सारे लेक्चर पहले दिन से देखेंगे। तो जिन जिन साथियों की पहली क्लास है, कोई हो सकता है किसी की दूसरी ही क्लास हो, आप सबको मैं रोज वैसी सलाह दे देता हूँ, आज फिर सलाह दे देता हूँ। सभी साथी जिनकी पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, मैं तो कह रहा हूँ चाहे कितनी भी क्लास हो, लेकिन उन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा हुआ है, सीरियल में नहीं देखी हुई सारी चीज़ें, सीरीज में नहीं देखी हुई है, सीक्वेंस में नहीं देखा हुआ है, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है, बीच मेरा अंग्रेजी की क्लास में बीच में जुड़कर आप टॉपिक के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाओगे, शुरू से देखा करें। सर यदि रोमन वर्ड में करते तो आर्टिकल नहीं लगता गिरीश जी, है ना। हर जगह पे आर्टिकल यूँ नहीं लगा सकते अपने कि कहीं भी लगा दो। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ करते हैं। सर रिकॉर्डिंग में इशू नहीं पूछ पाते, बिल्कुल सही बात है आपकी, रिकॉर्डिंग में आप इशू नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप लाइव में जुड़ो तब वो इशू पूछ लिया करो। कोई भी इशू रह जाए, आपने कोई क्लास रिकॉर्डिंग में देखी हो, कोई समस्या रह गई हो, कारण रह गया हो कोई, तो तब पूछ सकते हैं। चलिए भाई, सर रोमन वर्ड में क्या, वैसे तो गिरीश जी जवाब दे दिया मैंने आपको, आप तुरंत ही आपने शायद दूसरा कमेंट कर दिया, पर
सीधा सा अर्थ बनता है इसके अंदर कि रोमन वर्ड्स के साथ जो है ना आमतौर पर आर्टिकल नहीं लगाते। सर भांबू का सही मीनिंग बताइए सर जी। भांबू कहते हैं मानस को, ठीक है। भांबू क्या किसे कहते हैं? मानस। फिर भी जब भांबू और गोदारा हो, कोई भी हो, वो मानस होते हैं भाई। और मानस का मतलब समझते हो आप? आदमी। तो फिलहाल आपके पेपर में भांबू नहीं आएगा, पेपर के अंदर फिलहाल आर्टिकल से संबंधित कोई कहानी आ सकती है। सर इंग्लिश में पार लगवा देना, मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों। चलो ये लिख लिया, तो पीछे और प्रश्न रह गए अपने, उन पे बातचीत करके आते हैं। ये होएगी अपना यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन द 5th चैप्टर। तो आप देखिए एक बार 5th लिखा हुआ है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऑर्डिनल था जी। और ऑर्डिनल था तो मैंने इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाया था? द आर्टिकल लगाया था। ऑर्डिनल्स के साथ मैंने द आर्टिकल लगा दिया। हो गई बात। आई लॉस्ट ब्लैंक पेन, पेन के बाद लिखा हुआ विच। पर ऐसा नहीं है कि तुरंत WH वर्ड देखते मैं तो निश्चय कर बैठा ले भाई WH वर्ड आ गया, ऑफ आ गया, दैट आ गया, या कोई प्रोनाउन आ गया, मुंह उठाकर द आर्टिकल लगाऊंगा। नहीं, पढ़ूंगा जरूर उस वाक्य को। मैंने पढ़ा आई लॉस्ट ब्लैंक पेन विच यू गेव मी लास्ट फ्राइडे। मैंने वो पेन खो दिया जो आपने मुझे पिछले शुक्रवार को दिया। स्पेसिफाइड हुआ आई लॉस्ट द पेन विच यू गेव मी लास्ट फ्राइडे। मैंने वो पेन खोया जो आपने मुझे पिछले शुक्रवार को नहीं दिया भाई। इस हिसाब से अपनों ने कौन सा आर्टिकल लगा दिया? पेन के साथ द आर्टिकल लगा दिया भाई। सर ये नोट समझ में नहीं आया? तो ऐसे सीखो लक्ष्मण जी। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इन सब के साथ द आर्टिकल लगता है। इनका नाम क्या होता है? अंग्रेजी में ऑर्डिनल कहते हैं, हिंदी में क्रम सूचक। एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब सारे, इनको अंग्रेजी में कहते हैं कार्डिनल्स। नाम नहीं पूछ रहा कोई आपसे, काम पूछेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 के साथ आमतौर पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये देखो 5th लिखा हुआ था ना, तो 5th के साथ कौन सा आर्टिकल? द। यहां पर 4th लिखा होता तो भी द, 2nd लिखा होता तो भी मैं द लगाता, 1st लिखा होता तो भी द का प्रयोग करता। समझ गए? वैसे नोट में लिख लेना वो। जरूरी कमेंट्स का ही रिप्लाई नहीं, जो खास है उनका तो कर ही रहे भाई। कार्डिनल्स होता तो भी द ही लगता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। आप नोट को ढंग से देखो तो सही। मैंने कार्डिनल के साथ लिखा है, कार्डिनल के साथ मैंने लिखा है नो आर्टिकल। अटेंशन दो लेक्चर के ऊपर। नेक्स्ट अपना ब्लैंक शुगर इज बैड फॉर योर टूथ। शुगर भाई, शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। याद आ गई कहानी सारी? अनकाउंटेबल नाउन लिखते ही। शुगर है अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिसको आप गिन नहीं पाते, गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल के साथ 2-3 बातें मैंने आपको नोट करवाई हुई है, लिखवाई हुई है। अनकाउंटेबल के साथ आमतौर पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता, नहीं किया। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, चीनी जो आपके दांतों के लिए खराब है। तो एक मित्र का वैसे कमेंट भी था कि सर यहां पर तो शुगर को ही स्पेसिफाइड किया गया है ना, इसलिए द आर्टिकल लगता है। स्पेसिफाइड का मतलब विशेष। विशेष है ना दोस्त, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई 4 नियमों पर आधारित नहीं है। देखना पड़ता है वाक्य में किस तरीके से प्रयोग में लाया गया है। इसने सामान्य अर्थों में बात करी, चीनी हमारे दांतों के लिए खराब है। द शुगर, द शुगर का मतलब कौन सी शुगर? ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, इस तरीके से फॉर्मेट चला जाएगा वो, है ना। तो सामान्य अर्थों में बात करी गई है, सामान्य अर्थों में किया तो अपने ने कोई आर्टिकल का प्रयोग इसके साथ नहीं किया है। ओके, बढ़ू नेक्स्ट पे। बिल्कुल सारों कमेंट दिखाई दे रहे हैं, अब पढ़ो आप। तो ये 6 प्रश्न हो गए फिलहाल, और करते हैं प्रश्न अभी अपने पास और खूब सारे हैं। प्रश्न करोगे तभी कमांड हासिल होगी। ये आपने उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। 7वें प्रश्न की ओर चल रहा हूं। 7, 8, 9 और 10 लीजिए जी। ब्लैंक जून इज ब्लैंक हॉटेस्ट मंथ इन समर। आई एम इन ब्लैंक हरी, प्लीज डोंट मेक ब्लैंक नॉइज इन माई क्लासरूम। ही वेंट टू ब्लैंक स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब इनका बनाना है आपने। 10वां प्रश्न काफी अच्छा है, इस पर एक नोट लिखूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, कहीं आप 11 नंबर लगा के बैठ जाओ। 10 प्रश्न करने के बाद मैं एक आपको नोट मेंशन करवाऊंगा 10वें प्रश्न के लिए विशेषकर, ठीक है ना। वो नोट डाउन करेंगे, उसमें लिखना है अभी। सर हमेशा दैट WH वर्ड ऑफ प्रोनाउन के साथ द आर्टिकल लगता है ना? मैंने ये नहीं बताया अभी पूजा जी। मैंने बताया किसी भी नाउन के ठीक बाद में अगर दैट WH वर्ड ऑफ या कोई प्रोनाउन का प्रयोग कर रखा हो तो संभावनाएं बनती हैं कि वो विशेष हो, उसके साथ द आर्टिकल लगता है। ऐसा नहीं हर बार ही कर देंगे। और दैट WH वर्ड प्रोनाउन के साथ द आर्टिकल नहीं बताया मैंने, उनके बाद आने वाला नाउन के बाद अगर ये लिखे आ जाए तो ऐसे है। बनाओ भाई, 10 के 10 प्रश्न है ये सारे आपके सामने, 10 संख्या तक।
किसका क्या आंसर आप मानेंगे? आ रहे हैं भैया आपके आंसर, देखते हैं क्या पैटर्न बनाते हो आप। चलिए जी, आंसर आपने दे दिए हैं। कुछ साथी हरि का अर्थ पूछ रहे हैं, कल बताया था लेक्चर के अंदर, शायद जुड़े नहीं दिखे आप। HURRY, हरि का मतलब होता है जल्दबाजी। इसका अर्थ क्या होता है? जल्दबाजी। कल के लेक्चर में बताया हुआ है। चलिए आंसर पे बात करते हैं। जून इज ब्लैंक हॉटेस्ट मंथ इन समर, यहां लगेगा जीरो आर्टिकल, यहां लगेगा द आर्टिकल। आई एम इन, यहां लगेगा ए आर्टिकल। प्लीज डोंट मेक ए आर्टिकल। ही वेंट टू द आर्टिकल। चलिए कहाँ क्या किस तरीके से प्रयोग में लिया गया है बात करते हैं। फ्रेज लिखवाई थी मैंने आपको, इन ए हरी, अगर याद हो कल मैंने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लिखवाए थे आपको, इन ए हरी। आर्टिकल यहां पे कौन सा बोला था? ए। इन ए हरी, ये तो यूं ही सीख लीजिए आप, कल ही बात हुई है इसके ऊपर। तो इन ए हरी, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूं, मैं जल्दी में हूं। तो कल मैंने आपको फ्रेज लिखवाई थी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के बिहाफ पे। उस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मैंने कहा था इन ए हरी, यहां ये फ्रेज है। आर्टिकल क्यों लगता है? कोई कारण नहीं है, और फ्रेज के बिहाफ पे मैंने आपको कल ही बताया था। तो आई एम इन ए हरी, ये मामला बैठेगा। तो इसलिए यहां तो कौन सा आर्टिकल? ए। अगर कल को लिखा हो जाता है इन ब्लैंक HASTE, ये भी कल पढ़ाया हुआ है मैंने, इन हेस्ट, यहां किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, जीरो आर्टिकल। इन हेस्ट, हेस्ट का भी मतलब क्या होता है? जल्दबाजी। ये भी कल पढ़ाया हुआ है, भूल गए दिखे? भूल क्या दिखे? ध्यान से अगर देखा होगा तो याद रहता ये फॉर्मेट। ओके, तो इन ए हरी में तो ए लग रहा है, इन हेस्ट में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? फ्रेज है, इसलिए कहीं किया जा रहा है और कहीं नहीं, ये बन जाएगा भाई। फिर आते हैं सर नॉइज तो वोवेल आ रहा है। रुको, पहली बात तो नॉइज वोवेल आ नहीं रहा, फिर रुको आप थोड़ी देर में बात में आते हैं। फिर है भाई, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज इन माई क्लासरूम, कृपया मेरी क्लास के अंदर शोर शराबा मत करो। आपको याद हो कल भी मैंने बोला था, ये फिर फ्रेज है, डोंट मेक ए नॉइज, ये पूरी की पूरी फ्रेज बनती है। जो साथी ने आज जिनकी पहली क्लास है, संगीता जी आपने जैसे किया कि सर नॉइज में तो वोवेल आ रहा है, पहली बात तो वोवेल आ नहीं रहा। दूसरी बात, नॉइज को आप हिंदी में लिख लो, नॉइज कहां वोवेल आ रहा है? नेक स्वर में आता है या व्यंजन में? यही सोचो आप, तो स्वर है या व्यंजन है? स्वर है ना, तो वोवेल हुआ या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट हुआ, व्यंजन, तो क्या लगेगा? आर्टिकल ए। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको कहूं डोंट मेक अ नॉइज, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने आपको बोला कि आई हैव ए हेडेक, आई हैव अ हेडेक, क्यों लग रहा है जी यहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग क्यों किया गया है? फ्रेज है, कौन सा आर्टिकल लगता है? ए। लगेगा तो लगेगा, कल पढ़ा दिया मैंने ये सारे हिसाब किताब आपको। टाइटल लिखा था मैंने इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, वहां इसके बारे में बात हुई थी, डोंट मेक अ नॉइज। वहां मैंने एक और भी बोला था, डोंट मेक अ मिस्टेक, डोंट मेक अ मिस्टेक, ये भी फ्रेज थी, डोंट मेक अ मिस्टेक। कौन सा आर्टिकल लग रहा था? ए लग रहा था, लग रहा था तो लग रहा था। देखा जाए तो हेडेक, सिर दर्द को गिन तो नहीं सकते, फिर भी आर्टिकल ए था। मिस्टेक, ए आर्टिकल लग रहा था। दीज आर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, मतलब भाव, और भाव में आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते। सर माई क्लासरूम है तो यहां तो दा नहीं है, ये 2 मिनट रुको आप, है ना शर्मा जी, मैं आ रहा हूं स्कूल वाले सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको बोल ही दिया, कुछ आपको लिखवाने वाला हूं मैं। ये हो गया जी अपना आंसर 9वें प्रश्न तक। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, ए लगेगा, लगेगा। कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, कोई कारण नहीं है।
आई एम इन हरी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसलिए ये आर्टिकल इसमें माना जाता है। लेकिन अगर कल को आ जाए इन, फिर किस्तान हो, हेस्ट, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फिर जून, जून क्या है जी? प्रॉपर नाउन। जून है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद है आपको, मैंने 0 आर्टिकल में प्रॉपर नाउन लिखवाया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैंने लिखा था उसमें दिनों के नाम, महीनों के नाम, खेलों के नाम, सीजन्स, ऋतुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम। जब तक ये सामान्य अर्थों में बात हो, इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, नहीं किया। फिर होटेस्ट, होटेस्ट के साथ दा क्यों लग गया जी? मेरे हिसाब से तो आपको जानकारी होगी, फिर भी मैं लिख देता हूं, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ सामान्य तौर पर कौन सा आर्टिकल लगता है? दा लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो ये होटेस्ट, होट, होटर, होटेस्ट क्या बनता है? होट पॉजिटिव डिग्री, होटर कंपैरेटिव डिग्री, होटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इस आधार पर वहां हमने द आर्टिकल लगा दिया। अब आते हैं ही वेंट टू ब्लैंक स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। ये मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है? मैं एक नोट पे चल रहा हूं, बाद में आ जाऊंगा वापस आपके इसी पेज के ऊपर। एक बार एक नोट सीख कर आते हैं, एक बात पता करते हैं। देखो, एक फॉर्मेट होता है स्कूल, चर्च, टेम्पल मतलब मंदिर, मॉस्क मस्जिद, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, गिरजाघर, टेम्पल मंदिर हो गया, मॉस्क मस्जिद हो गया, प्रिजन, प्रिजन अपने किसको कहेंगे? ब्रैकेट में मैं जेल भी लिख देता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में भी जेल लिखा जाता है, JAIL, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल, बेड, ये बेड का मतलब वही बिस्तर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने तो आपको जरूर याद रखने चाहिए। आप ये मीनिंग थोड़ा ध्यान से देखिए और सारी बातें लिखनी है भाई, ठीक है? ये जरूर आपको ध्यान रखना है। स्कूल हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल, बेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यदि इनका प्रयोग इनके वास्तविक परिदृश्य में हो, वास्तविक परिदृश्य में हो, मैं और आसान भाषा में अपने बोलचाल में सीख लेंगे, वास्तविक परिदृश्य में हो तो सामान्यतः नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब 0 आर्टिकल। स्कूल वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी अन्य संदर्भ में हो, किसी अन्य संदर्भ में हो तो आर्टिकल अप्लाई करते हैं। अब वो आर्टिकल कोई सा भी हो सकता है, आर्टिकल अप्लाई करते हैं। वो एन दा कोई सा भी हो सकता है, मैं सबके उदाहरण दे दूंगा, निश्चिंत रहिए। पहले इस लाइन को जो हमने लिखी है अभी, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। कुछ वर्ड मीनिंग है, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, जेल, प्रिजन को जेल भी कह सकते हो, ऐसे कई सारे फॉर्मेट है अभी, इनको आपको ध्यान रखना है। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल भाई अतुल जी, ये तो अभी रूल आया है, अब देखो अब आपकी बात जो समझ में आएगी भाई। क्या फॉर्मेट कहता है भाई? यू टॉट इट यस्टरडे सर, आई रिमेंबर। बिल्कुल, मैंने कल ये पढ़ाई थी सारी चीजें। हाँ, ये नहीं पढ़ाई थी, इसके ऊपर अपने अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है? भरत जी कह रहे सर सिलेबस पर डिस्कस करो। भाई पहले प्रश्न तो कर ले, है ना? सिलेबस तो अपने हाथ से कहीं जा नहीं रहा है, पहले प्रश्न तो करें। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? सर गुरुजी के पेपर में कंप्यूटर कोर्स की जरूरत है, मुझे लगता होगी, पर एक बार आप इन पे ध्यान दो। मैं आपके इन प्रश्नों पे अभी ध्यान देने वाला नहीं हूं भाई, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है, पेपर में आने लायक स्थिति है। स्कूल, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, प्रिजन, हॉस्पिटल, बेड, ये कहता है अगर इनके वास्तविक परिदृश्य में अगर बात हो रही है ना, मतलब जिस काम के लिए बने हैं, यूं आसान भाषा में याद रखो, जिस काम के लिए अगर ये बने हैं उसी की बात हो। अब कौन किस काम के लिए बना है? स्कूल पढ़ने और पढ़ाने के लिए बना है। चर्च हो जाए, टेम्पल हो जाए, मॉस्क हो जाए, तीनों काम किसके लिए है? ऑफरिंग्स, व्यक्ति यहां पर जाकर अपनी प्रार्थना करता है, ऑफरिंग्स के लिए बने हैं। प्रिजन या जेल, यहां पर कैदी अपनी सजा काटता है, बाद में रिहा हो जाता है, इस काम के लिए बने हैं। हॉस्पिटल, यहां आदमी एडमिट होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब तबीयत खराब है, एडमिट हुआ, तबीयत सही हुई, डिस्चार्ज हो गया। बेड, बिस्तर, सोने के लिए बना हुआ है।
ये इनके मेन काम है। वास्तविक परिदृश्य इनका ये है जी। वास्तविक परिदृश्य का मतलब मेन काम इनका जो है वो ये होता है। ये कहता है अगर इनके वास्तविक परिदृश्य में बात हो, मतलब आसान भाषा में अगर बात करूं, जिस कार्य के लिए बने अगर वही बात हो, सर प्रिजन पिंजरा हो सकता है क्या? नहीं नहीं। तो जिस काम के लिए बने हैं अगर उसी की बात हो तब तो आर्टिकल कोई सा प्रयोग में नहीं लाना। अन्य किसी संदर्भ में बात हो रही हो ना, तब हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बात आती है कि साहब फिर कौन सा आर्टिकल? जो जरूरत पड़े। दा भी हो सकता है, स्पेसिफाइड होगा तो दा लगा सकते हैं, एक का भाव आएगा तो ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं सबके उदाहरण देता हूं आपको, चलिए बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो हमने एक वाक्य लिखा, ही वॉज एडमिटेड, ये सेंटेंस देखिएगा आप ध्यान से, ही वॉज एडमिटेड टू ब्लैंक हॉस्पिटल। ही वॉज एडमिटेड टू ब्लैंक हॉस्पिटल। चार ऑप्शन है, ए एन द, जीरो आर्टिकल। एक सेंटेंस है, वी शैल मीट, वी विल मीट नियर ब्लैंक टेम्पल। एक ये सेंटेंस है, आई गो टू ब्लैंक टेम्पल एवरी वेडनेसडे। आई गो टू ब्लैंक टेम्पल एवरी वेडनेसडे। एक सेंटेंस है अपने पास, आई गो टू ब्लैंक बेड एट 10 PM। एक ये सेंटेंस है, ही इज डेंसिंग ऑन ब्लैंक बेड, माई ब्रदर goes to blank school every day। My brother goes to blank school every day। एक सेंटेंस अपने लिखते हैं, स्कूल है, चर्च है, हॉस्पिटल है, बेड है, प्रिजन जेल है, ठीक है ना, टेम्पल ये मॉस्क हो गया, मस्जिद हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इस तरीके से फॉर्मेट बनते हैं। कैसे किस तरीके से प्रयोग में लाए जाएंगे अभी थोड़ी देर में अपने देख लेते हैं कि कैसे इनका प्रयोग किस हिसाब से किया जाएगा। इनको आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए सामान्य अर्थ में। पर पहले एक काम करते हैं, इनमें सामान्य अर्थ चेक कर लेते हैं, सामान्य अर्थ है या अलग हटके कोई बात हो रही है। पहला सेंटेंस, और आप सभी साथी प्रयास करें। पहला सेंटेंस लिखा, ही वॉज एडमिटेड टू ब्लैंक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लिखा हुआ आ गया जी। हॉस्पिटल क्या काम होता है भी व्यक्ति का, है ना। ही वॉज एडमिटेड टू ब्लैंक हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वॉज यहां पर वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, साथ साथ ही और बता दो आपको सबको सिखाया हुआ है मैंने, वॉज यहां पर काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। एडमिटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, पैसिव। पैसिव बना हुआ है, हम सबने सीखा हुआ है, सबने एक साथ बात करी थी इसके ऊपर कि वॉज या वर या इज या एम या आर ये हेल्पिंग वर्ब तभी हो सकते हैं जब इनके बाद दो स्थितियां हो, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ कौन सी? आईएनजी वाली। यहां मौके पे थर्ड फॉर्म है तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है पैसिव का। बाकी एक्टिव पैसिव होंगे तब की तब बात करेंगे। ही वॉज एडमिटेड, उसे भर्ती करवाया गया। एडमिट का मतलब भर्ती करवाया गया टू ब्लैंक हॉस्पिटल। तो भाई आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं या वहां से डिस्चार्ज करवाते हैं, दोनों में से एक ही काम होता है। जिस काम के लिए बना है हॉस्पिटल वही काम हो रहा है। तो ही वॉज एडमिटेड टू, जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसे देखो कई साथी पहले में दा लगा रहे, जचता है दा। ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यार हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, और कहां भर्ती करवाओगे? स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, ये जो मैंने 2 5 7 आपके सामने नाम लिखे ना, ये जिस काम के लिए बने हैं अगर वही बात हो रही हो तो इनके साथ आमतौर पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नहीं किया। ही वॉज एडमिटेड, उसे भर्ती करवाया गया हॉस्पिटल में, तो कोई आर्टिकल नहीं लगाया। दा जचता है, जुबान पे फिट बैठता है यार, टू द हॉस्पिटल। आप तो टू छोड़ो, मैंने तो चलो फिर भी टू लिखा है ना। बहुत सारे बच्चे ही वॉज एडमिटेड टू की जगह पे लगाएंगे इन द हॉस्पिटल। आप खुद सोचकर देखिए, आप क्या बोलेंगे? ही वॉज एडमिटेड, उसे भर्ती करवाया गया इन द हॉस्पिटल। गलत। एक तो टू प्रेपोजिशन आती है,
प्रेपोजिशन कौन सी आएगी? टू। वो मैं आपको कभी और बात करूंगा टू को लेकर, तो पर अभी के लिए ही वॉज एडमिटेड टू, और उसके बाद द आर्टिकल फिट बैठ रहा था जुबान पे टू द हॉस्पिटल। द नहीं आएगा भाई, हमने ऐसे सुना सोचा समझा ही है, बाकी लगता नहीं है। कारण हॉस्पिटल में आदमी या तो एडमिट होएगा या डिस्चार्ज होगा, तो मौके पर वहां पे एडमिट की बातचीत चल रही है, हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये हो गया जी। अगले पे चलते हैं। वी विल मीट नियर ब्लैंक टेम्पल, हम मंदिर के पास मिलेंगे, हम मंदिर के पास मिलेंगे। मंदिर के पास से मिलने जुलने वाले काम होते नहीं होते। मंदिर टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, गुरुद्वारे हो गए, या क्या काम किया जाता है? ऑफरिंग्स, अपनी प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति यहां पे जाता है। तो बात आई वी विल मीट नियर ब्लैंक टेम्पल, वी विल मीट नियर द टेम्पल। मंदिर का जो मेन उद्देश्य था उससे हटकर कोई बात हो रही है तो आर्टिकल लग जाएगा। तो वी विल मीट नियर द टेम्पल, हम मंदिर के पास मिलेंगे। अगला है आई गो टू ब्लैंक टेम्पल एवरी वेडनेसडे, मैं हर बुधवार को मंदिर जाता हूं। यहां अंडरस्टूड बात है ऑफरिंग्स के लिए। अब कोई कहते नहीं सर जरूरी थोड़ी हर बुधवार को वो मंदिर प्रार्थना करने के लिए जाता होगा, वहां नौकरी कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो नहीं दोस्त, अपनी तरफ से काल्पनिक बातें सोचनी नहीं है। काल्पनिक मामलों में जाओगे तो उत्तर गलत ही हो सकता है। तो आई गो टू ब्लैंक टेम्पल एवरी वेडनेसडे, मैं हर बुधवार को मंदिर जाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑफरिंग्स के लिए, प्रार्थना के लिए जाता है। तो आई गो टू ब्लैंक टेम्पल, जीरो आर्टिकल। जब जिस काम के लिए बने अगर वही बात हो, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। हो गई बात। अगले पे चलते। आई गो टू ब्लैंक बेड एट 10 PM, मैं 10 बजे, बेड का मतलब होता है बिस्तर, रात के 10 बजे की बात हो रही है। पता कैसे चला रात के 10 बजे? PM लिखा हुआ है। आई गो टू ब्लैंक बेड एट 10 PM, मैं 10 बजे सोने चले जाता हूं। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, बिस्तर जो है सोने के लिए बना है, तो आई गो टू बेड, कोई आर्टिकल लगाने की लोड नहीं है, ना कोई ए, ना कोई एन, ना कोई द, जीरो आर्टिकल। लेकिन अगर सेंटेंस हो ही इज डांसिंग, वो नाच रहा है जी, ऑन ब्लैंक बेड, बिस्तर पर नाच रहा है, बिस्तर इस काम के लिए बनाया गया नहीं, कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल। ही इज डांसिंग ऑन द बेड, वो बिस्तर पर नाच रहा है। सर दा कैसे आया? भी तो अप्लाई, ए भी तो अप्लाई हो सकता है। कौन से वाले में मित्र, कौन से वाले में चाहते हो धनराज जी आप? आई गो टू ए टेम्पल, मैं एक मंदिर जाता हूं हर बुधवार, एक नहीं मैं मंदिर जाता हूं, स्पेसिफाइड कर रहे हो आप, स्पेसिफाइड करते आर्टिकल दा लग जाएगा भाई। ओके, दूसरा सेंटेंस दोबारा बताना है। वी विल मीट नियर द टेम्पल, वी विल मीट नियर द टेम्पल, हम मंदिर के पास। अब कोई कहते हैं हम एक मंदिर के पास मिले, कौन सा एक मंदिर भाई? उस मंदिर को हाईलाइट तो करिए, स्पेसिफाइड तो करिए। हम एक मंदिर के पास मिलेंगे, कोई भी एक मंदिर, कौन सा एक मंदिर? ए और एन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक। तो जब लीक से हटकर बात हो रही हो, जिस काम के लिए बने, अगर उसकी बात नहीं हो रही, तो आमतौर पर अपने आर्टिकल अप्लाई करते हैं। यहां स्पेसिफाइड फॉर्मेट बन रहा था, हम मंदिर के पास मिलेंगे, तो आर्टिकल कौन सा लग गया? द आर्टिकल लग गया, दूसरे के जो साथी पूछ रहे हैं। तो वी विल मीट, अगर आप यहां पे ए का प्रयोग कर देते हो, वी विल मीट नियर ए टेम्पल, हम एक मंदिर के पास मिलेंगे, कौन सा? ऐसे ही बोल दो कि रैंडमली भी हम एक मंदिर के पास मिलेंगे, बताया जाता है सेंटेंस में। तो वी विल मीट नियर द टेम्पल, हम मंदिर के पास मिलेंगे, तो मतलब अंडरस्टूड है, जिस मंदिर के बारे में बात हो रही है वो अंडरस्टूड हो फॉर्मेट। सर गुरु जी आजकल तो मंदिरों में मिलने मिलाने वाले काम ही होते हैं, वो अलग मैटर है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ही इज डांसिंग ऑन द बेड, हो गया। माई ब्रदर गोज टू ब्लैंक स्कूल एवरी डे, मेरा भाई रोज स्कूल जाता है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने या पढ़ाने के लिए, जिस काम के लिए स्कूल। अब कोई कहते नहीं जी वो तो वहां पे कोई और ही नौकरी कर रहा है जी, मान लो टीचर भी नहीं है, कोई और ही नौकरी कर रहा है, नहीं भाई, अपनी तरह से ऐसे लॉजिक नहीं लगाने होते। रोज अगर उसका भाई मंदिर जाता है तो पढ़ने पढ़ाने का दो ही काम बने हैं, तो कौन सा आर्टिकल लग जाएगा? माई ब्रदर गोज टू, जिस काम के लिए स्कूल बना, अगर वही बात हो रही है तो हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे। मान लो सेंटेंस हो इट इज ब्लैंक स्कूल, इतना सही वाक्य हो, इट इज ब्लैंक स्कूल, और ऑप्शन सारे आ जाए अपने पास, ए एंड द, जीरो आर्टिकल, है ना। सर ये सेंटेंस में हमेशा ही द रिप्लाई होगा क्या? नहीं, ये देखो आप सेंटेंस चेंज कर दिया मैंने, इट इज ब्लैंक स्कूल। सर थर्ड क्वेश्चन में जी विशेष अर्थ निकला एवरी सैटरडे, ये विशेष अर्थ नहीं होता, एवरी यस्टरडे नहीं, मैंने वेडनेसडे लिखा हुआ है, बुधवार, है ना, मैंने बुधवार लिखा वहां पे। और दूसरी बात, वहां पे मैंने हर बुधवार को वो मंदिर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है किसके लिए जाता है? प्रार्थना के लिए। वहां पे वेडनेसडे को नहीं देखना, वहां पे देखना है बात किसके बारे में हो रही है? टेम्पल के बारे में। तो रोज अगर मंदिर, सॉरी हर बुधवार को मंदिर जाता है तो किस काम के लिए? ऑफरिंग्स के लिए, ठीक है ना। सर ही इज टॉकिंग अबाउट द बेड, ये अब देखो वो बिस्तर के बारे में बात कर रहा है, स्पेसिफाइड हुआ ना,
ही इज टॉकिंग अबाउट द बेड। बेड का मतलब बिस्तर ही होता है, नो डाउट, लेकिन जब सेंटेंसेस में लिखा जाता है ना, आई गो टू ब्लैंक बेड एट 10 PM, 10 बजे, इस बेड का अपने आप ही अर्थ क्या बन जाता है? सोने के लिए। फिर है इट इज ब्लैंक स्कूल। यहां क्या होगा भाई? ये एक स्कूल है, कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए का अर्थ क्या हुआ? एक। आप किसी स्कूल के बाहर खड़े हो, कोई आपसे पूछता है कि यार भाई साहब किस चीज की बिल्डिंग है ये, क्या है ये? आप कहते हो इट इज अ स्कूल, ये एक स्कूल है। इट इज अ हॉस्पिटल, लो हॉस्पिटल के साथ ये लगा लो, इट इज अ हॉस्पिटल। कोई कहता है भाई साहब यार ये तो 5 स्टार होटल लग रहा है, आप कहते हो नहीं भाई ये 5 स्टार होटल नहीं है, इट इज अ हॉस्पिटल। इट इज अ हॉस्पिटल। ए का भाव, ए का मतलब एक, जहां एक का भाव आएगा वहां पे ए या एन का प्रयोग कर देंगे। जहां पर्टिकुलर काम से हटकर बात हो रही होगी तो द आर्टिकल भी प्रयोग में लाया जा सकता है। और अगर उसी की बात हो रही है जिस काम के लिए वो बना है, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, ये सारे मैंने जो आपको लिखवाए हैं, तब आमतौर पर किसी आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं है। और ये थोड़ा रीडिंग का खेल है भाई, थोड़ा समझने में इसमें जोर आता है, कोई दो राय नहीं है, रीडिंग का पैटर्न होता है। बिना रीडिंग किए केवल स्पेलिंग देखकर अगर आर्टिकल लगा रहे हो तो एक जगह टेंपल के साथ दा लगा हुआ और एक जगह टेंपल के साथ क्रॉस, एक जगह हमने हॉस्पिटल के साथ क्रॉस लगाया और मैं वही अगर सेंटेंस लिख दूं इट इज अ हॉस्पिटल, ए आर्टिकल लग जाएगा। तो मेरे अगर कोई भी मित्र स्पेलिंग देखकर पहुंच रहे पेपर देने, मार खा जाओगे। कल भाई गुरुजी ने तो कह दिया भाई बेड बिस्तर के साथ द आर्टिकल लगता है, और पहुंच गए पेपर देने, सेंटेंस ही आ गया, फंस गए। वाक्य को बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। पहली बार क्लास ली, कोई बात नहीं, पहुंच जाओ शुरुआत से क्लासों में। आई कहानी समझ में? अब देखो ये हमने सेंटेंस ये लिखने हैं, टाइम पास मत कर जाना, लिखने हैं, नोट डाउन करो, आपकी सेवा में है इस वाक्य, लिखे क्यों मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, तो नोट डाउन जरूर करिएगा, आपसे निवेदन है। और लिख लो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस पीछे अपने जो सेंटेंस कर रहे थे उनकी ओर चले जाता हूं। नोट डाउन कर लिया? चलिए, ये बात लिखी आपने, इसका और मुझे कमेंट कर दीजिएगा भाई। सर स्कूल में एग्जाम देने, वो तो लिखा होगा ना दोस्त वाक्य के अंदर, स्कूल में अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें लिखा होगा किस काम के लिए जा रहे हो, क्योंकि अपनी तरफ से तो लॉजिक लगाने ही नहीं है। नवाज जी है सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आकाश जी, पिछले लेक्चर देख के आओ, फिर आएगी धीरे धीरे चीज समझ में। ये लो जी 10 सेंटेंस के, इसमें चेक कर लो। ही वेंट टू ब्लैंक स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, वो स्कूल गया भाई साहब प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए। स्कूल इस काम के लिए थोड़ी बना कि आओ यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से मिलो, है ना। तो ही वेंट टू ब्लैंक स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, हमने कौन सा आर्टिकल चुना था उसमें? द आर्टिकल लगाया था। क्यों लगाया था द आर्टिकल? क्योंकि जिस काम के लिए स्कूल बना वो काम ही नहीं हो रहा था उसमें। अगर वो काम हो रहा होता तो मैं यहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करता, इसलिए मैंने इसमें 10वें सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल लगाया था? द आर्टिकल लगाया था। फिर उस पर जो चर्चा परिचर्चा अपने को करनी थी वो मैं सारी की सारी आपके साथ साझा कर चुका हूं, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सर टेम्पल या स्कूल का नाम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही दो स्कूल का नाम, टेम्पल का नाम, है ना। वहां पे गणेश टेम्पल करते द आर्टिकल लगा देते, क्योंकि फिर तो आप स्पेसिफाइड ही कर रहे हो ना। स्पेसिफाइड जब हो गया तो फिर लगना ही लगना है। चलिए 10 वाक्य अपनों ने कर लिए हैं, और करते हैं अभी इतने में, और ये सारे लिख ही लिए होंगे, ये तो वैसे कल के भी लिखवाए हुए मैंने, ठीक है। 10 से आगे बढ़ रहा हूं, अगले पे चलता हूं मैं। लीजिए जी, ये है जी 11वां, 11, 12, 13, 14 और 15। बताइए साथियों किस में क्या लगेगा नहीं लगेगा, आपका ही काम है सारा का सारा। ब्लैंक गर्ल हु टुक फर्स्ट प्लेस इन द एग्जाम इज ब्लैंक स्टूडेंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। He is enjoying blank peace of blank Himalayas. She is one of blank best players of our team. Blank Shankar, that is a salesman, is coming today. और my kite is flying high in blank sky. हर प्रश्न का नंबर आपने अटैच करना है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आर्टिकल आप ए एन द जीरो आर्टिकल जो भी लगा रहे हो कौन से के लिए लगा रहे हो। सर पांचों में सर दा की जगह पर ए क्यों नहीं आ रहा? बेड सिंगुलर है ना, तो हमने तो ऐसी कोई बात करी नहीं कि बेड सिंगुलर है तो आर्टिकल ए ही आने हमेशा ही।
थोड़े, अगर आप, चलो हो सकता है आपने पहली क्लास देखी हो संगीता जी, तो आर्टिकल वाली, तो उसमें आपने थोड़ा ध्यान दिया तीसरे रूल की और तीसरे नोट की, और हमने क्या लिखा हुआ था, कोई भी नाउन चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, स्पेसिफाइड होगा तो आर्टिकल दा भी तो लग सकता है। मैंने तो सिंगुलर वाली बात जो आपको लिखवाई थी ना, वो पता क्यों लिखवाई थी? मैंने ये बोला था कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है या काउंटेबल है और सामान्य अर्थों में बात करी गई हो, सामान्य अर्थों में, तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा जो नोट मैंने आपको मेंशन किया उसमें मैंने कहा कि किसी भी नाउन के ठीक बाद ऑफ दैट डब्ल्यू एच या वर्ड कोई प्रोनाउन आए तो हो सकता है वो स्पेसिफाइड हो, या फिर है ही स्पेसिफाइड, ऑफ दैट डब्ल्यू एच को छोड़ दिए साइड के अंदर, आप हो ही स्पेसिफाइड तो द आर्टिकल लगता है। द आर्टिकल को कतई फर्क नहीं पड़ता कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ये था भाई। सर प्रश्नों की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, बस समझनी पड़ेगी, प्रश्नों की लैंग्वेज समझ में लानी ही पड़ेगी। क्यों प्रश्नों की लैंग्वेज हमारे क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन, अनुवाद वाला डिपार्टमेंट थोड़ा कमजोर है। अनुवाद करना अति आवश्यक है, बिना अनुवाद के काम बिल्कुल नहीं चलता है। अनुवाद करने पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करिए। राजस्थान की भर्ती में दूसरे राज्य वाले फॉर्म भरते हैं सर जी, फिर हमारी सीट वो ले जाते हैं जी। दूसरे राज्य वाले बच्चे बोल रहे हैं कुछ सब कुछ आता है राजस्थान जीके के अलावा, अब हम क्या करें? पढ़ाई करो, और तो क्या करोगे? केवल और केवल पढ़ाई करो, आपके पास और कोई रास्ता नहीं। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, उनसे ज़्यादा मेहनत करिए। आंसर दे रहे हैं भाई, लगभग साथियों ने उत्तर दे भी दिए हैं अपने। चलिए करते हैं प्रश्नों के उत्तर पर बात, किसका क्या आंसर है। लगभग ने अपने आंसर दिए। ब्लैंक गर्ल हु टुक फर्स्ट प्लेस इन द एग्जाम, यहां द आर्टिकल आएगा, इज द स्टूडेंट आएगा। पहला नियम था अपना, जब हमने टाइटल लिखा था यूज ऑफ द, उसमें मैंने एक पैटर्न लिखा था एनाफोरिक यूज। एनाफोरिक मैंने नाम को याद रखने पे आपको थोड़ा कमी क्या, मैंने कहा याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। और वहां मैंने आपसे बात करी थी एनाफोरिक में कि अगर किसी पूर्व संदर्भ में, हिंदी अर्थ क्या था उसका? पूर्व संदर्भ में किसी एक नाउन की पहले बात हुई, फिर आगे बढ़कर दोबारा उसके बारे में बात होती है, तो वो स्पेसिफाइड हो जाता है, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। गर्ल के बाद क्या लिखा? हु, लड़की, हु जिसने, टुक फर्स्ट प्लेस इन द एग्जाम, जिसने एग्जाम में पहला स्थान प्राप्त करा, लड़की जिसने एग्जाम में पहला स्थान प्राप्त किया। आई बात समझ? स्पेसिफाइड हुआ, आर्टिकल कौन सा लग गया जी? द। इज ब्लैंक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है कौन सी? आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। स्टूडेंट के बाद आई है, आई प्रोनाउन होता है सर्वनाम, तो किसी भी नाउन के ठीक बाद ऑफ, दैट, डब्ल्यू एच वर्ड या कोई प्रोनाउन सर्वनाम, आई, यू, वी, दे, ही, शी लिखा हुआ है तो हो सकता है, हो सकता है, यू नहीं कि पक्का ही होगा, हो सकता है वो नाउन स्पेसिफाइड हो। स्पेसिफाइड होते कौन सा आर्टिकल लग जाएगा? द आर्टिकल लग जाएगा। लग गया, ये ध्यान में रखना अपने को, ये अपने क्या कर देंगे? लगा देंगे। और दूसरी बात, स्टूडेंट के बाद आई लिखा है, एक बार इस बात को भी साइड में रख दो ना कि आई समझ में आया नहीं, अब वाक्य का ट्रांसलेशन कर लीजिए। स्टूडेंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। स्पेसिफाइड हुआ, आर्टिकल कौन से लग गए? द। दोनों तरफ द आर्टिकल है जी, ध्यान रखिएगा। फिर है ही इज एंजॉइंग ब्लैंक पीस ऑफ ब्लैंक हिमालयाज। बहुत सारे साथियों ने ये प्रश्न गलत किया है, जिन्होंने सही किया वेरी गुड, जिन्होंने गलत किया उनसे बात सीखते हैं अपने। ही इज एंजॉइंग द पीस ऑफ द हिमालयाज। कईयों ने तो पीस ऑफ के बाद ऑफ देखा ही है, पीस के साथ ऑफ देखा हुआ है। कई सोच रहे होंगे ये मामला, ए जिन्होंने लगाया है, बहुत सारे साथियों ने ए पीस ऑफ किया है ना मेरे दोस्त। वो पीस की स्पेलिंग ये रहती है, इस पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। और ये पीस जो लिखा हुआ है यहां पे, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? शांति। स्पेलिंग में और स्पेलिंग में डिफरेंस है, फर्क है ना। और हिमालयाज के साथ आर्टिकल लगी गया है जी, कोई समस्या नहीं थी। शी इज वन ऑफ बेस्ट, बेस्ट कौन सी डिग्री है मित्रों? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, जहां जरूरत पड़े वहां कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं? द आर्टिकल। शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ आर टीम, ये लग गया जी, द बेस्ट सही भी है आपका, बढ़िया। शंकर दैट इज अ सेल्समैन इज कमिंग टुडे, शंकर के बाद क्या लिखा हुआ है?
शंकर कौन? जो कि एक सेल्समैन है। द शंकर, द शंकर दैट इज अ सेल्समैन, नाम के बाद ऑफ दैट WH वर्ड कोई प्रोनाउन आ जाए, दैट आ गया जी, स्पेसिफाइड हुआ। सर ये प्लेयर्स बहुवचन क्यों है? वैसे मनीष जी अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मैं बता ही देता हूं, अच्छा प्रश्न है। वन ऑफ द, वन ऑफ द होता है जी, इस वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है ना, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, बहुवचन। और कभी वर्ब लगानी पड़े तो वर्ब कैसी आती है जी? सिंगुलर। वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। एक बात सोचो, कई सारे खिलाड़ी होंगे, उनमें से किसी एक की बात हो रही है। भाई मान लो खिलाड़ियों की संख्या होती ही एक ही, तो वो क्यों कहता वन ऑफ द? मान लीजिए आप मेरे से इतने साथी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अगर कोई एक ही पढ़ रहा होता तो मैं ये क्यों बोलूंगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट है कितने? एक। अब आपकी संख्या अधिक है, 2 3 4 5 50 जितनी भी है, तो फिर मैं क्या बोलता हूं? वन ऑफ द स्टूडेंट्स। कई सारे स्टूडेंट्स में से वन, कोई एक। एक के बारे में बात करी तो वर्ब तो मैंने लगा दी एक वचन सिंगुलर, लेकिन कई सारे स्टूडेंट हुए ना, तो मैंने उसके लिए नाउन, स्टूडेंट क्या हुआ? नाउन। वो कौन से रहेंगे? बहुवचन, प्लूरल। तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वो कई सारे खिलाड़ियों में से, वो क्या है? कई सारे बेस्ट, जो शी इज वन ऑफ द बेस्ट, कई सारे खिलाड़ियों में से वो एक बेस्ट है। अच्छा शी के बाद आप खुद चेक कर लीजिए सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है ना, तो इज लगा ही सकता है वो पहले से, इसलिए लगा हुई। ठीक है, फिर है माई काइट इज फ्लाइंग हाई इन, द आर्टिकल लगेगा। बहुत सारे साथियों ने जीरो आर्टिकल लगाया। माई काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, मेरा पतंग जो है, वन ऑफ माई अंकल होगा या वन ऑफ माई अंकल्स? देखो ऐसे बनता है, वन ऑफ माई अंकल्स, फिर आप उसके बाद अंकल का नाम या उसकी जगह पे ही या शी जो भी है वो आपने प्रयोग में लाना है ना, वो सिंगुलर होगा। तो वन ऑफ माई अंकल नहीं होता, वन ऑफ माई अंकल्स, मेरे कई सारे अंकल्स में से एक। तो वन ऑफ माई, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन चेक करो, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, तो वन ऑफ माई अंकल्स, ऐसे फॉर्मेट बनता है अभी। सर वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन तो प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। हाँ वही भी पॉइंट सही है आपका मान सिंह जी, एकदम सही बात कह रहे हो। ठीक है ना, फिर है अपने पास, हाँ ये काइट वाला रहेगा, माई काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, मेरा पतंग जो है वो आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। जिसको आपने बात बोली ना, उसका अटेंशन तुरंत किस ओर जाएगा? आसमान की ओर। मान लीजिए मैं आप सभी से कह देता हूं, मैंने एक दिन पहले भी बोला था क्लास में ये सेंटेंस, ओपन द गेट, शायद कल ही बोला होगा, ओपन द गेट, दरवाजा खोलो। कौन सा आर्टिकल लगा रहा हूं? द। कारण मैंने कल भी यही सेम उदाहरण दिया था, मैंने कहा था ना गेट सोने का थोड़ी बना हुआ है, दुनिया का एकमात्र गेट थोड़ी है वो। लेकिन जब ये बात बोली गई तो मैंने क्या बोला? ओपन द गेट। सुनने वाले व्यक्ति का ध्यान किस ओर गया? उस दरवाजे की ओर। ओपन द गेट, दरवाजा खोलो, उसका ध्यान गया उस ओर। अरे बात सुनिए, मैंने आपसे कल एक उदाहरण दिया था, लुक एट द बोर्ड। मैंने क्या उदाहरण दिया था? लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की ओर देखिए। तुरंत जहां जिनको ये बात बोली गई उनका अटेंशन किस ओर जाएगा? उस पर्टिकुलर बोर्ड की ओर। मान लो कि 10 बोर्ड भी अगर उस क्लासरूम में लगे हुए होंगे, तब भी बच्चे का ध्यान किस ओर जाएगा? जिस तरफ इशारा किया गया है या जिस बोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने बोला ओपन द गेट, दरवाजा खोलो। मान लीजिए उस जगह पे 10 दरवाजे थे, सारे ही बंद थे, तो फिर कौन सा दरवाजा खोला जाएगा? जिस पे नॉक किया गया होगा या फिर जिसकी तरफ इंडिकेशन किया हो गया, इशारा किया गया होगा। आप अपने घर के आंगन में बैठे हैं, बाहर मेन गेट पे डोर बजी, डोरबेल बजी, घंटी बजाई किसी ने, डोर नॉक किया किसी ने, आपके घर वाले आपसे कहते हैं कि देख बेटा दरवाज़ा खोल। कौन है? कौन सा दरवाज़ा खोलेंगे आप? किचन का, बेडरूम का, किसका खोलेंगे? वो दरवाज़ा कौन सा खोलेगा? जो मेन गेट पे है। कारण इंडिकेशन कहाँ से मिल रहा है? बाहर से। तो उस गेट के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। ये फॉर्मेशन है। शंकर के आगे द क्यों लगा? बस सिंपल सी थ्योरी है। शंकर के बाद दैट लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड हुआ ना, ब्लैंक शंकर, दैट इज ए सेल्समैन। शंकर जो कि एक सेल्समैन है, ठीक है ना, होने को तो इसने भी स्पेसिफाइड इसको बना ही दिया था, लेकिन फिर भी आर्टिकल किसकी जरूरत पड़ गई? द की जरूरत पड़ गई। ऐसे फॉर्मेशन, ओपन द क्लॉक, ऐसे फॉर्मेशन बन जाए। ठीक है, अगर बाई चांस मैं आपसे बोलूं, यहां लिख देता हूं सेंटेंस, यहां बताना मुझे, लुक एट ब्लैंक। चलिए आप सभी साथियों से निवेदन है, कौन सा आर्टिकल आएगा? लुक एट, फिर किस स्थान है? मी लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आप बता दीजिए मुझे कमेंट्स के अंदर। चारों ही ऑप्शन है अपने पास।
लगभग साथियों ने आंसर दिए। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ कौन सा आर्टिकल लेगा। जीरो आर्टिकल। कमाल की बात यह है, कुछ एक साथियों ने जीरो आर्टिकल लिखा है, वेरी गुड। वो कमेंट्स में आपके नाम बहुत जल्दी से ऊपर चले गए, इसलिए मैं बताने, मान सिंह जी हो गए, धनराज जी हो गए, मनीष जी हो गए, नितेश जी शायद कह रहे, पर ठीक है मान लेता हूँ उत्तर। मैं एक दो साथियों शायद नाम नहीं ले पाया, वो कमेंट्स ऊपर चले गए जिन्होंने जीरो आर्टिकल बोला था। लेकिन 80% बच्चों ने द आर्टिकल बोला है, एक दो ने तो ए भी बोला है। एक बात बताओ, शिवशंकर जी सही था, एक बात बताओ मुझे, लुक एट, सबने क्या किया, तुरंत ध्यान गया उनका, ओपन द गेट, और वो उस हिसाब से द आर्टिकल लगा। अरे भाई साहब ये किधर गया आर्टिकल? आप ए एन द जीरो आर्टिकल कोई सा भी प्रयोग में लाइए, आर्टिकल किसके साथ लगता है? संज्ञा के साथ, या कोई एडजेक्टिव के साथ भी, विशेषण के साथ भी, जो किसकी विशेषता बता रहा होगा, नाउन की ही। अब एक बात बताओ, मी, लुक एट मी, मुझे देखो, मी संज्ञा है सर्वनाम है? ये सोचो आप, मी जो है वो संज्ञा है, ये सर्वनाम है? सर्वनाम है ना, सर्वनाम के साथ कब से आर्टिकल लगने लग गए? मी किससे बना? आई से। मी किससे बना है? आई से। कहां आर्टिकल लगा रहे हो मेरे भाई? कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लुक एट मी, पर दिमाग में ज्यादा कौन सी रहेगी बात? लुक एट द बोर्ड। बोर्ड तो संज्ञा है, बोर्ड के साथ तो मैंने दा लगा दिया था, लुक एट द बोर्ड। लेकिन लुक एट मी, मी तो प्रोनाउन है जी, सर्वनाम है, सर्वनाम के साथ कहां से आर्टिकल लगाने लगे? इसलिए जो बात बोली जाए उसको तो बड़े ध्यान से सुना है। भाषाओं की कक्षा में हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, ये भाषाएं हैं, संस्कृत हो गई, ये सब भाषाएं, भाषाओं की कक्षा में लिखने से भी ज्यादा सुनने पर ध्यान दीजिए। भाषाओं में हर चीज लिखी नहीं जा सकती, सुनना अति आवश्यक है, ऐसे जरूर ध्यान दिया करें आप। तो लुक एट मी, कोई मंजीरो ये क्रॉस लगा दिया मतलब जीरो आर्टिकल। निवेदन है, ध्यान रखो, लिख और लेना, काम आ जाएगा, नोट डाउन और कर लेना इसको। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए 15 सेंटेंस अपनों ने कर लिए हैं, बात आपने लिख ही ली थी वो, ये और बता दो, 15 हो गए ना, 16, 17, 18, 3 ये और बताओ। अभी और है सेंटेंस, आप चिंता मत करो। सर हैव अ लुक में ए क्यों है? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है हैव अ लुक, इसमें ये आर्टिकल इसलिए होता है क्योंकि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे होता है ना वो आई हैव अ हेडेक, आई हैव ए हेडेक, वही बात है मनीष जी, है ना। तो इसलिए इसमें भी जैसे आपने जो लिखा, और अच्छा भी लिखा आपने, हैव अ लुक, इसमें क्यों लग रहा है आर्टिकल ए? क्योंकि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इसलिए। शोएब अख्तर इज नोन एज ब्लैंक रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर को तो जानते होंगे आप, दुनिया का किसी समय पे फास्टेस्ट बॉलर रहा हुआ है। ब्लैंक चाइना ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज वेरी पीसफुल। और ये जो डिकेट्स वगैरह रहते हैं ना, इनके साथ भी आमतौर पर द आर्टिकल लगता है, वो देखो लगा ही रखा है उसने तो पहले से। गोल्ड ऑफ दिस कंट्री वॉज स्टोलन बाय ब्लैंक ब्रिटिशर्स। गोल्ड के साथ भी आर्टिकल लगना है नहीं लगना है आप निश्चय लेंगे, और ब्रिटिशर्स के साथ भी। सर लाइब्रेरी के साथ में कौन सा आर्टिकल लगता है? नरेश जी कौन सा चाहिए आपको? दा भी लगा सकता हूं, ए भी लगा सकता हूं, आप बताओ कौन सी की इच्छा है आपकी? बात आती है कि सर पेपर में आ जाए तो हमें कौन सा लगाना है, वाक्य निश्चय करेगा। स्पेसिफाइड करा होगा तो दा लगा देंगे, एक का भाव आ रहा होगा तो मैं ए लगाऊंगा। मान ही लो आप किसी लाइब्रेरी के आगे खड़े हो और कोई आपसे पूछे भाई ये क्या है, तो आप कहोगे इट इज अ लाइब्रेरी, इट इज अ लाइब्रेरी, ये एक पुस्तकालय है, ऐसे फॉर्मेट बन जाएगा। दा का प्रयोग इनमें कैसे समझेंगे? सही बात है सर, प्लीज नेक्स्ट टॉपिक अनुवाद पढ़ाना। अनुवाद पढ़ाए नहीं जाते, अनुवाद करे जाते हैं, है ना। अनुवाद पढ़ाए नहीं जाते, हर कोई भी रूल हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सेंटेंस हो, अनुवाद वैसे अथक प्रयास इसमें आप नहीं करने होंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन करवाया नहीं जाता, ट्रांसलेशन खुद को सीखना पड़ता है। हाँ मैं सलाह दे सकता हूँ आपको इसके अंदर, हर टॉपिक के अंदर वैसे हम हर वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, हाँ, लेकिन इतनी मदद कर सकता हूँ, स्कूल की टेक्स्ट बुक, मान लो तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, इन किताबों को आप तीसरी चौथी का ही एक बार देख लो आपसे, उदाहरण के तौर पर चौथी क्लास की अंग्रेजी की किताब उठाइए और पाठ, पोएम नहीं, कविताएं नहीं, पाठ, चैप्टर, उनका अनुवाद करने की कोशिश करिएगा। अब आपको तीसरी चौथी की क्लास में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अब वो अनुवाद थोड़ा करें, उसके साथ उसकी रिफ्रेशर आती है, मतलब पासबुक,
उसको अपने पास रखें और अर्थ बनाने की कोशिश करें, कैसे वाक्यों के अर्थ बन रहे हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं। सर लाइब्रेरी में बहुत से स्टूडेंट होते हैं, लाइब्रेरी में चाहे स्टूडेंट है चाहे नहीं है मेरे मित्र, आपने लाइब्रेरी लिखा है, लाइब्रेरी एक नाउन है। आंसर दे दिए हैं भाई लगभग साथियों ने। शोएब अख्तर इज नोन एज, आपको याद है समुदाय, जातियां, उपनाम, ये मैंने फॉर्मेट आपको लिखवाया है। समुदाय हो गई, जातियां हो गई, उपनाम हो गई, ये अपने आप में पैटर्न जाता है स्पेसिफाइड की ओर। कौन सा आर्टिकल लगता है? द आर्टिकल लगता है। शोएब अख्तर इज नोन एज द रावलपिंडी एक्सप्रेस, द आर्टिकल लगाएंगे। चाइना ऑफ द 18th सेंचुरी, चाइना के बाद क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड हुआ, द आर्टिकल लगाइए जी। द चाइना ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का जो चाइना था, वॉज वेरी पीसफुल, बड़ा शांति प्रिय था। ये पैटर्न बन जाएगा अभी। सर आप तो बस जो भी सेंटेंस हो उसका आते हैं अनुवाद बोलकर समझा। हाँ नहीं, ये तो मैं अधिकतर करता ही हूँ, ये तो मैं अधिकतर कोई इक्के दुक्के कोई सेंटेंस कई बार फ्लो में रह जाए तो एक अलग बात है, बाकी अधिकतर सेंटेंस का हिंदी अनुवाद मैं आपको करके देता ही हूँ। फिर भी कभी रह जाए ना किसी वाक्य का तो आप बोल दिया करो, मैं कर दूंगा अनुवाद, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर हाँ, मेरा निवेदन है आप सभी से, पहले अनुवाद स्वयं करने का प्रयास जरूर किया करो। आप गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, पर आप कब से थोड़ा बहुत नज़दीक उसके अर्थ के जाने का प्रयास जरूर किया करो। क्योंकि देखो, खुद के हथेली पे सरसों नहीं उगते हैं ना, मेहनत खुद को करनी पड़ती है। खुद के मरे बगैर स्वर्ग दिखता नहीं है। स्वयं जब तक प्रयास नहीं करेंगे आप, तब तक काम चलेगा नहीं। तो थोड़ा आपको अपनी तरफ से तक प्रयास तो है जो करने ही पड़ते हैं। तो चाइना ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी, सेंचुरी का मतलब शताब्दी, 18वीं शताब्दी का चाइना जो था वो बड़ा शांति प्रिय था। अच्छा मुझे ये बताओ, 17वें वाक्य के अंदर, 17वें वाक्य के अंदर हेल्पिंग ऑफ कौन सी हुई? 17वें में, 17th में हेल्पिंग ऑफ, कमेंट्स में बता दीजिएगा। तब तक मैं 18वां सेंटेंस है जो आर्टिकल के बिहाफ पे कर लेता हूं। ब्लैंक गोल्ड ऑफ दिस कंट्री, गोल्ड को किया गया जी स्पेसिफाइड, आर्टिकल लग जाएगा द। गोल्ड ऑफ दिस कंट्री वॉज स्टोलन बाय ब्लैंक ब्रिटिशर्स, यहां भी द आर्टिकल लगेगा। ब्रिटिशर्स एक वचन या बहुवचन? प्लूरल है जी, बहुवचन है। याद है मैंने एक रूल लिखवाया था आपको, राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द, है ना? शाबाश भाई, कुछ साथियों ने उत्तर दिया भाई कि कोई आर्टिकल, वो सॉरी, कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है। ये वॉज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मित्रों, ये हेल्पिंग ऑफ मतलब सहायक क्रिया नहीं है। चाइना ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज वेरी पीसफुल, ये वॉज यहाँ पर क्या काम कर रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। कोई सहायक क्रिया है ही नहीं वाक्य के अंदर। जिसने पहला दूसरा लेक्चर अच्छे से सही से समझने की कोशिश करी है उसको पता है कि ये वॉज मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लिखी है, सहायक क्रिया लिखा ही नहीं। हाँ, ये जो वॉज लिखा हुआ है ये हेल्पिंग ऑफ है, सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया हो, क्योंकि इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म लिखने का मतलब क्या है? 18वां सेंटेंस जो है वो है जी पैसिव का, जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना अपनों ने, ये सेंटेंस है पैसिव का। कैसे पता चला? वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आ सकती है। टेंस का नाम क्या है जी? इस टेंस का नाम है सिंपल पास्ट। ये और गजब बात है, बाकी टेंस पढ़ाऊंगा तब सीख लेंगे। सिंपल पास्ट, ये पैटर्न हो गया। उसमें वॉज वर्ब का काम कर रहा था 17वें वाक्य में। यहां पर इस किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। कुल मिलाकर सब जगह पे मुझे लग रहा है सब में द आर्टिकल आया क्या? हाँ भाई, सब जगह पे ही द आर्टिकल है भाई। सर जिसमें लास्ट वर्ड एस हो वो प्लूरल है ना, है ना? ब्रिटिशर्स आइन में तो चलो ये चीज अप्लाई होती है, लागू होती है। संज्ञा में अगर एस या एस लास्ट में जुड़ जाता है ना, वो प्लूरल बनता है ना? ये फॉर्मेट बन जाता है। संगीता जी सर जवाब दीजिए। क्या पूछा आपने संगीता जी? जवाब दे देंगे? पूछो, दोबारा पूछ लीजिएगा आप, है ना? पूछिएगा आप दोबारा एक बार और देते हैं जवाब। बाकी लगभग सभी साथियों ने ठीक ही जवाब दिए भाई। लगभग ने द आर्टिकल का फॉर्मेट बनाया था और लगभग साथियों का सही भी है। नोट उम्मीद करता हूँ लिख भी आपने लिया ही होगा, ठीक है ना? वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे है? 17वें में। वॉज दोस्त, बी की सेकंड फॉर्म वॉज ही होती है, वॉज और वर, है ना? सर नॉन और नोज में क्या फर्क है? नॉन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेरे मित्र, है ना? और KNOWS, वैसे स्पेलिंग थोड़ी सी आपने गलत टाइप हो गई आपसे शायद जल्दबाजी में। KNOWS जो रहता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जो लगाते हैं ना अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो होता है। सर आपके इस कोर्स में लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? कोर्स वो चेक कर लीजिएगा अभी, आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश के जितने टॉपिक आ रहे हैं अगर उतने हम कवर कर पा रहे हैं तो हो जाएगा। मेरी तरफ से तो मैं प्रयास करूंगा, है ना? अब एग्जाम क्लियर करना तो आपके हाथ में, काले गोले तो आपको करके आने में, तो कैसे कह सकता हूं, है ना?
18वां राइट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, बाद में पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, वो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा आपने। और वाक्य है मेरे पास, वाक्य खूब है आज। ये बढ़िया वाक्य आ गया जी, बताओ, बताओगे आप, ही बताओगे, आपका ही काम है ये। दिस हाउस बिलोंग्स टू ब्लैंक लिखा हुआ है, इन चारों में से कोई एक उत्तर होगा भी। सोलहवां क्वेश्चन समझाने की आप बात करें, कौन सा? शोएब अख्तर वाला क्या? कुछ नहीं भाई, उपनाम वगैरह दिया रहता है। शोएब अख्तर को अपने किस नाम से जानते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पुकारा करते थे उसको। तो किसी का उपनाम, निकनेम, मतलब निकनेम वगैरह दिया होता है ना, उनमें द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मेट था सर। अब सही हो रहे हैं, मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, चलो अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए भाई। कम समझ में आओ, मुझे इससे समस्या नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। भाषा जो सीखते हो ना आपको इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। जीके वगैरह में देखा तुरंत समझ में आ जाती है बात कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अंग्रेजी विषय में मतलब भाषाओं में थोड़ा समय लगता है। सर आप भारत हिस्ट्री वाले सर के, भारत हिस्ट्री या भारत हिस्ट्री वाले सर के भाई हो क्या? शक्ल मिल रही है? नहीं नहीं भाई, अकेला ही हूं मैं तो, माता पिता। आंसर दिए अभी लगभग साथियों ने, देखते हैं किसका क्या आंसर है, नहीं है। इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस करवाया था मैंने 1900 में। कंफ्यूज है मामला, मुझे भी लग रहा था कंफ्यूज कई सारे साथी हो सकते हैं। बाकी उत्तर जो है वो है तीसरा ऑप्शन, ये आंसर है जी आप। ये जो लिखा हुआ ना द यादव से, इसका अर्थ होता है यादव फैमिली। समझा देता हूं। दिस हाउस बिलोंग्स टू, ये घर जो वो किन का है, मतलब बिलोंग का मतलब क्या होता है? किन का है, किन से संबंधित है? द यादव, मतलब यादव परिवार का। किसी एक यादव का मामला नहीं बनता यहां पे, किसी एक यादव। हाँ मान लो आपका घर है, आप उस घर के बाहर कुछ भी लिखवा लो, आपका घर है कुछ भी लिखवा लो उसके बाहर, आपने खर्चा किया है, वो समस्या नहीं है, तो उनको कोई पेपर थोड़ी देना हो रहा है वहां पे। ठीक है, जिनका सही गया वेरी गुड, जिनका सही नहीं गया सीख लेते हैं, है ना। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, मान लो सेंटेंस हो जो कि मैंने लिखा भी था, आपको याद हो तो वही दोबारा लिख देता हूं। द शर्माज आर कमिंग टूडे, द शर्माज आर कमिंग टूडे की जगह टू नाइट भी लिख सकते हो, बाकी ऐसे फर्क नहीं पड़ता, टू डे लिखो चाहे टू नाइट लिखो। द शर्माज आर कमिंग टू नाइट फ्रॉम वैष्णो देवी, यही लिखा था मैं, वैष्णो देवी। द शर्माज आर कमिंग टू नाइट फ्रॉम वैष्णो देवी टेम्पल। यहां पर द शर्मा जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या बना जी? शर्मा परिवार, मतलब शर्मा फैमिली, ये इसका अर्थ बन चुका है। और मैंने कहा किसी भी समुदाय, जातियां, उपनाम वगैरह प्लूरल में हो तो देखो शर्मा के आगे क्या लगा रखा है? एस लगा रखा है। यहां पर यादव के आगे मैंने क्या लगा रखा है? एस लगा रखा है। तो ये एक यादव की बात नहीं, यादव परिवार की बात हुई। अच्छा, कोई कहते दा यादव, दा यादव नहीं होता मेरे मित्र। दा यादव जब भी आप किसी समुदाय, जाति, इनका उपनाम वगैरह वगैरह कोई दे रखो, प्लूरल होता है ना, तब आप इसके साथ दा आर्टिकल लगाते हो। दा यादव जैसी कोई स्कीम नहीं है। दूसरी बात, कोई कहते सर यादव फिर ये अपोस्ट्रोफी लगाओ, इनको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी और एस। तो ये जो हिसाब रहता है ना ये वाला, इसको पता क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का। इसका अर्थ हिंदी अर्थ होता है का, की, के, ऐसे भाव बनता है। अच्छा, ये काम सेम ओ एफ भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है। इसका भी अर्थ क्या बन सकता है? का या की या के। जैसे ब्रदर ऑफ हिम, ब्रदर ऑफ हिम, उसका भाई, का भाव आया, ये का भाव ऐसे देते हैं। राम्स बुक, राम की किताब, राम्स बॉय, राम का लड़का, राम्स ब्रदर, राम का भाई, राम फिर अपोस्ट्रोफी फिर ऐसे लगाया, वो का या की का भाव देता है। यहां पे अपनों ने क्या लिखा हुआ है देखो, शर्मास प्लूरल था तो शर्मा फैमिली अर्थ बना। आप खुद चेक कर सकते हो कि साहब पता कैसे चलेगा, मैं बताता हूं, आगे वर्ब देखो।
आर लिखी हुई, आर एक वचन होता है या बहुवचन? बहुवचन, प्लूरल। सर अगर टू नाइट की जगह पर अगर शाम हो 10 PM तो कब क्या? कुछ ही कर दो भाई, टू नाइट कर दो, टुडे कर दो, टुमारो कर दो, आपको जो समझ में कर दो। वो ये समस्या ही नहीं अपने नरेश जी, जो जच रही है आपकी कहानी कर दो। समय से कहीं कोई प्रश्न का उत्तर गलत सही बैठ ही नहीं रहा। तो यहां पर दिस हाउस बिलोंग्स टू, अच्छा ये जो लिखा ना द यादव, ये जिसमें एस के बाद अपोस्टल लगाया हुआ है, ये क्या होता है? बहुवचन का काया की का भाव जब दिया जाता है, जैसे होता है ना बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज की स्पेलिंग BOYS। अब उसमें अगर उसका कभी प्लूरल बनाने की नौबत आ जाए तो अपने क्या करते हैं? बॉयज, उस एस के बाद केवल और केवल अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते, अपोस्ट्रॉफी। ये वैसे नाउन का पैटर्न होता है भाई, इतना जरूर आप याद रखे हुए ने। श्रद्धा यादव की जगह ए यादव ऑप्शन होता था, ए यादव, एक यादव, ऐसा जचता नहीं है यार दोस्त। ए शर्मा, समुदाय जातियां, तो वो जाति वगैरह के बारे में बात नहीं होती, समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर वो बात होती ना और एक का सेंस आ रहा था तो ऐसे सेंटेंस भी किए थे हमने, वहां आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हो, यहां तो नहीं। ठीक है ना, ऐसे फॉर्मेट बन जाएगा। इसमें हेल्पिंग ऑफ आ रहा है 19 वाले सेंटेंस में, क्यों नहीं आया? 19वां कहाँ है सेंटेंस? 19वें में हेल्पिंग ऑफ कहीं है ही नहीं, बिना सहायक क्रिया के सेंटेंस तो बनते ही हैं। किसने पूछा है ये? संगीता जी है ना। इसमें हेल्पिंग ऑफ आर है, कौन से में? 19वें में, मैंने कहा 19 वाली थी। अच्छा वो वहां आर है ही नहीं, इसमें हेल्पिंग ऑफ है आर। आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। इस सेंटेंस में दिस हाउस बिलोंग्स टू, अच्छा इसमें कि सर कैसे पता चलेगा? यहाँ तो हाउस तो एक वचन था तो बिलोंग से लिखा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया? एस और एस। बिना वर्ब के कभी कोई वाक्य पूरे होते नहीं, इसमें वर्ब वगैरह लगाने की लोड ही नहीं थी। ये घर जो किससे संबंधित है? यादव, किसी एक यादव का नहीं होता, यादव परिवार का। कोई एक यादव का घर नहीं है, यादव परिवार का, तो परिवार माना जाता है, तो द यादव्स। ऐसे उत्तर बनते हैं। ठीक है, नमस्ते भाई। माय फ्रेंड, फिर आपने ब्लैंक लिखा, हिंदू लिख दिया। दोस्त चलो मैं आपको उत्तर देता हूं इसका। माय फ्रेंड ए हिंदू, मेरा दोस्त एक हिंदू है, का भाव कहां जाएगा? बिना वर्ब के कभी कोई वाक्य बनते हैं क्या? है ना। तो राम जो विष्णु जी आपने जो लिखा ना माय फ्रेंड, कम से कम वर्ब तो जोड़ दो, इज लगा दो, मान लो वहां पे आप माय फ्रेंड इज, और फिर मैं उसमें आर्टिकल की अगर लोड पड़ेगी तो मैं लिखूंगा माय फ्रेंड इज, फिर रेगिस्तान जो आपने दिया उसमें लगा दूंगा ए, माय फ्रेंड इज अ हिंदू, मेरा दोस्त एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, जो भी है। वहां मुझे एक का भाव देना पड़ेगा तो मैं इज लगा दूंगा, ये अर्थ बन गया। हिंदूज कर रखा हो, माय फ्रेंड इज हिंदू कम्युनिटी वगैरह ऐसा कुछ दे रखा हो तो दा लगा दूंगा। ओके, प्रश्न करो भाई, अभी सिलेबस के ऊपर बाद में बात करेंगे शर्मा जी, है ना। थोड़ी देर अभी एक बार प्रश्न करने अनिवार्य है, ये मानकर चलो आप। चलिए अभी बढ़ते हैं। कितने हो गए? 19 हो गए क्या? अगले पे चल लेते हैं, और करने अभी तो प्रश्न। लो जी बताइएगा। करिए चर्चा परिचर्चा। 23वां जो प्रश्न है ना ये, इट इज अबाउट टाइम दैट यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। 23वें प्रश्न का मैं पहले ही आपको सलाह दे रहा हूं, 23वें प्रश्न का आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपनी सीरीज में था इसलिए सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। बाकी 23वें प्रश्न का आर्टिकल से संबंधित, ना इसमें कोई गलती निकालने की कोशिश करिएगा, ना इसमें अपना दिमाग ऐसे खपत कीजिएगा। हाँ, किसी मित्र को अगर उत्तर पता है तो जरूर मेरी मदद कर सकता है। 23वां प्रश्न मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं, 23वां प्रश्न टेंस से संबंधित है। टेंस से 23वां प्रश्न, इसमें आर्टिकल की कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ ठीक है, आर्टिकल से संबंधित सारे काम ठीक चल रहे हैं। टेंस से संबंधित समस्या वो अगर आप पहचान कर पाओगे तो बता दीजिएगा, अदरवाइज चलना। राइट और रॉन्ग दिया हुआ है जी इसमें इस बार, कि राइट है या रॉन्ग है। अगर आपको लगता है नहीं भाई रॉन्ग है तो मुझे राइट का उत्तर कमेंट्स में बताओगे, आपको लगता है राइट है तो फिर ठीक है बात। जीतू इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स बट ही हैज नॉट येट पास्ड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज ही इज वीक इन द इंग्लिश। दो एक चीजें सीखने वाली भी है सेंटेंस में। द हार्डर यू वर्क बेटर डिवीजन यू गेट। रोहन इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आर कॉलेज क्रिकेट टीम। राइट और रॉन्ग? अगर आपको लगता है रॉन्ग है तो मुझे उत्तर बताइएंगे, ठीक है ना। आशीष जी राम राम भाई नमस्कार। और 23वां प्रश्न जो है वो वर्ब से संबंधित है, मतलब टेंस आर्टिकल का कोई लेना देना ही नहीं है, वर्ब से, टेंस से, इनसे संबंधित है। बताइएगा।
लगाओ दिमाग पे अपना। केवल राइट रॉन्ग मत लिखो, राइट वाले तो राइट लिख सकते हैं, रॉन्ग वाले तो मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करके दो यार। चलिए भाई, आते उत्तर पे। सर सर सिलेबस कब बताओगे? अभी देखो थोड़ी देर में। और सर कम समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा, पक्की बात है। पहली दूसरी क्लास ही ले रहे हो, रेगुलर नहीं ले रहे हो क्लास। गुंजाइश ये लग रही है मुझे, शुरू से देखिए क्लास। और बाकी उन्होंने आंसर दिए हैं, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। जी तो इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। दो एक चीज़ें हैं इसमें सीखने वाली। पहली, आपके सिलेबस में नया जो आपका सिलेबस है ना, उसमें प्रेपोजिशन टॉपिक दिया हुआ है। कौन सा टॉपिक दिया हुआ है? प्रेपोजिशन। होता है ना वो, इन, ऑन, इनटू, अपॉन, ओवर, अबव, बिलो, टॉपिक दिया हुआ है जी। ओके, अब जब टॉपिक दिया हुआ है तो फिर तो सीखना पड़ेगा। तो एक चीज तुम्हें इस क्वेश्चन में सिखाता हूं, जब आई गई बात तो इस प्रश्न के अंदर तो क्यों ना बात कर ली जाए, सीख लो। गुड और एक होता है बैड। गुड और बैड के साथ कभी प्रेपोजिशन लगानी पड़े तो एट लगाना मेरे भाई। गुड और बैड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? एट। हाईलाइट कर लेना थोड़ा। गुड और बैड के साथ लगता है एट। लेकिन अगर गुड की जगह पर तो दे रखा हो स्ट्रॉन्ग, और बैड की जगह पर दे रखा हो वीक, तब जो प्रेपोजिशन वो आ जाएगी जी इन। कौन सी प्रेपोजिशन आ जाएगी? इन। दोबारा सुन लो। सर सिलेबस के बारे में डिस्कस करें और 15 में से 15 लाने के लिए आपके नोट्स काफ़ी हैं क्या सर? पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से, पूरा अथक प्रयास करूंगा मैं मेरी तरफ से कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी में से आपको जो है वो काफ़ी हद तक मदद मिले। और गारंटी किस बात की दे सकता हूँ आपको? कोई गारंटी तो है ही नहीं, है ना। बस माता सरस्वती का नाम लेकर मैं ये मारकर हाथ में लेता हूँ कि इससे जो भी लिखा जाए बच्चों के काम आए। अननेसेसरी ज्ञान ना दिया जाए, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी हो रखे हैं। उनको लगता है दुनिया भर का सारा ज्ञान लिए बैठे हो। ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन समय सिखाता है। फिर भी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जिस दिन एग्ज़ाम देकर बाहर निकलो, आपको मैं याद आऊँ, सकारात्मक रवैया दिखे कि हाँ उसने अपनी तरफ से जो मेहनत करी थी उसका आज आउटपुट देखने को मिल रहा है, रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मैं यही चाह सकता हूँ और मैं आपको यही कह सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूँ, कर ही रहा हूँ।
आर्टिकल का टॉपिक चलते हुए इतना समय हो गया है, आर्टिकल कभी भी किए जा सकते थे, ठीक है। फिलहाल गुड की और बैड की जगह तो लगता है एड प्रेपोजिशन, लेकिन अगर गुड की जगह पे दे रखा हो स्ट्रॉन्ग और बैड की जगह पर वीक, तो प्रेपोजिशन कौन से आते हैं? इन, ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे आप देखो जीतू इज वेरी गुड, गुड के बाद देखो इसने क्या लगा हुआ है? गुड एट मैथमेटिक्स। इसने ये लिखा नहीं कि जीतू इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, जीतू गणित में बहुत अच्छा है, गणित में नहीं, हिंदी में तो में ही जचता है, लेकिन इसने गुड की जगह पे, गुड के स्थान पे कौन सी प्रेपोजिशन रखी? साथ साथ एट। जीतू इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, जीतू गणित में अच्छा है, बट लेकिन ही हैज नॉट येट पास, लेकिन अभी तक उसने पास नहीं करा है एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसने पास नहीं किया है। एज, क्योंकि ही इज वीक, वो कमजोर है। इस बार देखो वीक की जगह पे, वीक के साथ उसने कौन सी प्रेपोजिशन लगाई थी? इन प्रेपोजिशन लगाई। वीक के साथ इन लगाया और गुड और बैड के साथ एट लगा देते हैं। वीक इन द इंग्लिश, रोंग था जी, रोंग था मामला। राइट मैं बना देता हूं 20वें का आंसर आपको, राइट मैं बना देता हूं 20वें का आंसर ये है जी, 20वें का यहां लिख रहा हूं मैं। ये जो लिखा ना वीक, वीक इन इंग्लिश होगा, क्या होगा? वीक इन इंग्लिश, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या हो रहा है? आंसर, उत्तर है। कारण, कारण साफ है जी, इंग्लिश जो है भाषा है, सब्जेक्ट है, और प्रॉपर नाउन, जीरो आर्टिकल में पहला नियम ही मैंने आपको क्या लिखा हुआ? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, खेलों के नाम, सीजन्स, ऋतुओं के नाम, भाषाओं के नाम, विषयों के नाम, इनके साथ जब तक स्पेसिफाइड ना हो किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते। तो वीक इन इंग्लिश क्या हट जाएगा? ये जो द आर्टिकल इसने लगा रखा है ना, ये हट जाएगा, रॉन्ग था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द हार्डर यू वर्क बेटर डिवीजन, भाई तो आसान है भाई, 21वां प्रश्न तो मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया होगा, रॉन्ग था जी, रॉन्ग था। उत्तर क्या होगा? द बेटर, द बेटर, ये है जो आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा, द बेटर होगा। कारण हार्डर कंपैरेटिव डिग्री और बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री। मैंने आपको लिखा हुआ है कि सेंटेंस में अगर दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है जी? द आर्टिकल लगता है। नोट डाउन आपने करा हुआ है, लिखा हुआ है, बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रोहन इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आर कॉलेज क्रिकेट टीम, रोहन जो हमारी कॉलेज की क्रिकेट टीम का सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर थोड़ी है, मतलब क्रिकेट अच्छा खेलता होगा। रोहन अलग, सचिन तेंदुलकर अलग, रोहन अलग है, सचिन तेंदुलकर अलग व्यक्ति है, मतलब दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बाद क्या लिखा हुआ है जी? ऑफ लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड किया, स्पेसिफाइड किया तो रॉन्ग तो था जी, राइट अपने बना लेते हैं। 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? रोहन इज द सचिन तेंदुलकर, रोहन इज द सचिन तेंदुलकर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी। अगर बाई चांस कभी पेपर के अंदर द ऑप्शन में ही ना हो, तब अपने किस की ओर जा सकते हैं? ए की ओर जा सकते हैं, ए सचिन भी कर सकते हैं, लेकिन कब, ऐसा कब करना है? जब दा का ऑप्शन ना हो तब। दोबारा सुन लो, दोबारा समझो बात को। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, याद है ये वाक्य मैंने लिखवाया वो अभी आपको। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास के साथ मैंने जीरो आर्टिकल का प्रयोग करा था, शेक्सपियर के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया था। कोई कह दे ले जी विलियम शेक्सपियर कुछ ज्यादा महान व्यक्ति था इसलिए दा लगा था, ना ना, उसके बाद ऑफ। मान लो सेंटेंस है रोहन इज सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के नाम के बाद क्या लिखा हुआ है जी? ऑफ का प्रयोग किया गया है। मतलब इस नाम की जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को किसके साथ जोड़ दिया? उस विशेषता को किसके साथ जोड़ दिया? रोहन के साथ, कि रोहन हमारी टीम का जो है वो सचिन तेंदुलकर है, अर्थात रोहन हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है, इसका मतलब रोहन क्रिकेट अच्छा खेलता होगा। मान लो मैं एक सेंटेंस दूं आपको, है ना, ये एग्जांपल दे देता हूं आपको सीखने के लिए। ब्लैंक प्रीति इज ब्लैंक लता मंगेशकर, ब्लैंक प्रीति इज ब्लैंक लता मंगेशकर, सो शी कैन mesmerize everyone। ये पेपर में आ जाए और ऑप्शन हो जाए आपके पास ए एन द, और एक ऑप्शन है जीरो आर्टिकल, एक ऑप्शन आ जाए आपके पास जीरो आर्टिकल, ये आपके ऑप्शन है।
हर बार द आर्टिकल लगे ऐसा जरूरी नहीं है। वहां तो ऑफ लगा रखा था इसलिए हम द आर्टिकल की ओर गए थे। समझ में आ रही? यहां है प्रीति इज ब्लैंक लता मंगेशकर सो शी कैन मेस्मराइज एवरीवन। प्रीति जो है वो लता मंगेशकर है, सो इसलिए वो हर किसी को मेस्मराइज, मेस्मराइज का अर्थ और लिख देता हूं आपको, उलझना नहीं है इस मामले में। मेस्मराइज का मतलब होता है मंत्रमुग्ध। प्रीति जो है वो लता मंगेशकर है इसलिए वो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर सकती है। आप एक बात सोचो, प्रीति लता मंगेशकर है, हर किसी को मंत्रमुग्ध कर सकती है, क्या करके? गाना गा के, डांस करके, क्रिकेट खेल के, जिम्नास्टिक करके, क्या करके हो सकता है ये काम? प्रीति लता मंगेशकर है, वो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर सकती है। नाम क्या लिखा हो इसने? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर क्या खूबी थी उनमें? गाना थी, क्या है, क्या काम कर सकती है वो? सबसे बेहतर गाना गा सकती है। यहां पर प्रीति जो है इस प्रॉपर नाउन का, प्रीति भी कोई दोहराया नहीं है, प्रीति भी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लता मंगेशकर भी क्या है जी? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोनों प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसकी क्वालिटी, लता मंगेशकर की क्वालिटी को किसके साथ जोड़ा गया? प्रीति के साथ। तो यहां तो आएगा जीरो आर्टिकल, और यहां कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? ए। प्रीति इज अ लता मंगेशकर, प्रीति एक लता मंगेशकर है भाई साहब, वो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर सकती है, इसलिए वो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर सकती है। कौन सा आर्टिकल? ए लगा दिया जी मैंने। हर बार द आर्टिकल नहीं लगाना। हाँ, वहां द क्यों चुना? ऑफ का प्रयोग कर दिया गया था ना, इसलिए स्पेसिफाइड मान लिया। यहां नहीं चुनेंगे हम, कारण प्रीति इज लता, प्रीति एक लता मंगेशकर है, तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ आर्टिकल ए या एन का भी प्रयोग करा जा सकता है। कैसी स्थिति में? कौन सी स्थिति में? जब किसी के दूसरे प्रॉपर नाउन की क्वालिटी किसी एक दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ जोड़ रखी हो, तब ऐसी स्थिति में ये मामला बैठेगा। वहां तो ऑफ लगा रखा था तो दा लगा दिया, तो मैं कह रहा हूं ए का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ए का मैंने आपको उदाहरण दिया एक। आई बात समझ में? मान लो सेंटेंस दे रखा हो आपको, ब्लैंक राहुल इज ब्लैंक विराट कोहली, सो आवर टीम कैन रिलाई ऑन ब्लैंक राहुल। ये सेंटेंस आ जाए पेपर में। राहुल इज विराट कोहली सो आवर टीम कैन रिलाई ऑन ब्लैंक राहुल। जीरो आर्टिकल। राहुल इज ए विराट कोहली, राहुल एक विराट कोहली है, इसलिए हमारी टीम राहुल पर निर्भर हो सकती है। मतलब क्या बढ़िया करता होगा राहुल? क्रिकेट बढ़िया खेलता होगा। राहुल इज अ विराट कोहली सो आवर टीम कैन रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का अर्थ क्या होता है जी हिंदी में? निर्भर होना, निर्भर होना। और याद कर लो प्रेपोजिशन जब आपके सिलेबस में है तो रिलाई के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है? ऑन। प्रीति विशेष अर्थ में है ना? प्रीति विशेष अर्थ में नहीं मेरे मित्र, है ना? प्रीति कोई विशेष अर्थ में नहीं है रामनिवाजी, विशेष अर्थ में कौन है? लता मंगेशकर। दोनों प्रॉपर नाउन थे, लेकिन इसकी क्वालिटी किसके साथ जोड़ दी गई है? प्रीति के साथ। तो द प्रीतिज नहीं, नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता जब तक उसे स्पेसिफाइड नहीं किया जा रहा हो। ये था जी। तो प्रॉपर नाउन का एक वास्ट नियम बनता है। प्रॉपर नाउन के साथ पहला नियम तो ये याद रखो, किसी आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं है। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन को स्पेसिफाइड कर रखा हो, द आर्टिकल लगाते हैं। तीसरी बात, प्रॉपर नाउन में दो नाम दे रखे हो, किसी एक की क्वालिटी दूसरे के साथ जोड़ रखी हो, ए या एन का भी प्रयोग करा जा सकता है। मैं वो स्कीम दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? और यहां तो जीरो आर्टिकल आना ही है, यहां तो कोई आर्टिकल का प्रयोग करना ही नहीं, ये अपने को समझ लेना चाहिए। ऐसे चीजों को आप सीखेंगे, समझेंगे तो काम चले, तो व्यवस्था बैठे। इन दोनों वाक्यों को लिखिएगा, आपसे निवेदन है। थक बहुत जल्दी जाते हो भाई तुम, क्लास से धाप जाते हो जल्दी ही। नोट डाउन करिएगा। सर 23 तक सेंटेंस में बहुत वाक्य सही, फिर लता मंगेशकर वाले ने डब्बा को होल कर दिया। नहीं नहीं, सही बात है ये भाई, ये आपकी गलती नहीं है भाई, ये एक समन ही, ये एक प्रोसेस ही है। कुछ एक सेंटेंस तो वास्तव में ही है जो ले बैठते हैं, उन्हीं में से ही इनका नाम आता है।
चलिए, यह आपने नोट डाउन कर ही लिया है। अब देखो मेरे पास कुछ वाक्य और है, उनके ऊपर जो है वो अपने कल चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंस तो कुछ रह गए, इनके ऊपर कल ही चर्चा अपने वो करनी पड़ेगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कल हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं 2 मिनट, और कल हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर बात करते हैं। डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब मैं सिलेबस के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। सिलेबस आपके लिए चर्चा परिचर्चा अपने को कर लेनी चाहिए, ये उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे, ये लिख ही लिए होंगे सबके आंसर। ये बता दूँ भाई 23वां तो रह ही गया था अपना, 23वें का जो उत्तर था ना वो ये है, रॉन्ग था ये। स्टार्ट जो लिखा हुआ है स्टार्ट गलत है, 23वें का उत्तर जो अपना क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा। 23वें का उत्तर जो अपना क्या होगा, स्टार्टेड। और स्टार्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा। स्टार्टेड आपका उत्तर है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी इसका आंसर, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रख लेना है। एक बार के लिए मैं आपको तुरंत प्रभाव से आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। कल थोड़ी और बात करेंगे अपने सिलेबस के ऊपर लेके। टॉपिक जो आपको दे रखे हैं उसने, कल टॉपिक लिख भी दूंगा। टॉपिक उसने आपको दिया है, देखो जी टेंस, ठीक है ना, मेरे पास प्रॉपर वेबसाइट से ही है। टेंस दिया और सीक्वेंस ऑफ टेंस दिया है। क्वेश्चन कितने आने, 15 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न। टेंस और ऑब्लिक लगाकर अगर आप ध्यान से देखोगे आपका सिलेबस, तो उसमें लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ टेंस। पढ़ेंगे हम, टेंस भी पढ़ेंगे और सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है ये भी, ठीक है ना। और फिर उसने जो है सामने लिखा है मामला, पीछे वाले सेंटेंस क्या, ये लो पीछे वाले सेंटेंस जो थे वो यही थे। और फिर इसने दिया एक्टिव पैसिव वॉइस, आपको वॉइस लिखा हुआ, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये दिया है, पक्की बात है, इनसे तो प्रश्न आना ही आना है। फिर उसने आपको दिया भी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं बदलाव। ये कहता है असर्टिव टू नेगेटिव। असर्टिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, असर्टिव से नेगेटिव की ओर लेकर जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक की ओर लेकर जाएगा, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक, और वाइस वर्सा, मतलब उलट पुलट करवाएगा इन वाक्यों को, कि सिंपल से असर्टिव में, असर्टिव से मान लो नेगेटिव में बदल दो, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी में बदल दो। इस पैटर्न के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस सही करवाएगा कि कौन सा वाक्य निम्न में से गलत है या सही है। ये टॉपिक नहीं है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस कोई टॉपिक नहीं है, ये प्रश्न के पूछने का तरीका है, स्टाइल है उसका। कैसे पूछेगा, करेंगे हम बातचीत। करेक्शन पूछेगा आपसे, वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब किस तरीके से कोई भी सेंटेंस जो गलत लिखा हो, स्पेलिंग भी, यहां तक कि स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछने वाला है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, कौन सी स्पेलिंग सही है। अगर मैं बेसिक आपसे बात करूं तो जैसे GRAMMAR, GRAMMER, GRAMMR और GRAMER, 1 2 3 और 4, इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है, आप मुझे सही वाली स्पेलिंग बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। 23वें में कौन सा टेंस है, टेंस की 23वें में बात करेंगे भाई। सिंपल पास्ट आएगा, वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब सिंपल पास्ट टेंस ही होगा वो, है ना, वो बाद में करेंगे उसको। अभी आप इनमें से मुझे जाते जाते बता जाओ कि कौन सा क्या सही है। तो यही पूछेगा आपसे, स्पेलिंग मिस्टेक के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसने लिखा है भाई आर्टिकल्स, पढ़ दिए हमने आर्टिकल्स, क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे हुए कल करेंगे। और डिटरमाइनर्स, कल अगला टॉपिक अपना डिटरमाइनर्स ही होगा, ठीक है। और फिर इसने पूछा जी ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस, वही है। और ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, पारिभाषिक शब्दावली, वो हम पढ़ेंगे, क्लास में सॉल्व करेंगे पारिभाषिक शब्दावली। ये मोटे मोटे तौर पर मैंने अभी आपका एक बार एक सिलेबस बोला है भाई, ठीक है ना, आपकी वेबसाइट से ही मैंने आपका सिलेबस बोला है। लगभग साथियों ने अपनी स्पेलिंग लिखी है भाई, और जो स्पेलिंग सही है वो ये है, ना ये सही, ना ये सही, ना ये सही। अधिकतर बच्चों ने दूसरा ऑप्शन अपना आंसर दिया है, जो कि गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग सदा से ही ये थी पहली, लेकिन बच्चे दूसरे पे चले जाते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है ना, ये आरटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। आरटेट 2011 में एक बार प्रश्न पूछा था, उसने 4 स्पेलिंग छापी थी। हाँ, ये स्पेलिंग कुछ ऊपर नीचे थी, ये मैंने 2 सेम छापी है। और आरटेट 2011 में उसने क्वेश्चन पूछा था कौन सी सही होती है, और बहुत सारे बच्चों की गलत गई थी। कारण आज तक आपने ग्रामर की स्पेलिंग हमेशा देखी है, लिखी कभी थी नहीं, केवल देखी है। ग्रामर की स्पेलिंग सदा से, कोई कहते कि अच्छा इन दिनों में ये हो गई होगी, पहले तो यही हुआ करती थी, ना भाई, ये सदा से कौन सी थी, पहला ऑप्शन, ये सदा से यही थी भाई। सर देखा तो हमेशा नंबर 2, नहीं देखा खेताराम जी, मैं दावे के साथ कह सकूं कभी नहीं देखा आपने 2 नंबर को। आपको लगता है ऐसा, काल्पनिक विचारों में, ख्वाबों में खोए हुए हैं आप, जिनको लगता है ना कि हमने तो हमेशा दूसरी देखी, कभी जिंदगी में नहीं देखी। और जहां देखी ना, आज एक बार और देख लेना, पुराने से पुरानी आपके पास कोई ग्रामर की किताब कुछ भी पढ़ा हो तो एक बार और देखना, और अब की बार देखना क्या स्पेलिंग लिखी हो इसमें, ख्वाबों में देखी है,
लगता है हमें कि हमने दूसरी देखी है पहली। हमेशा से कोई कह दे अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश चेंज हो गया होगा, कुछ नहीं हुआ भाई, हमेशा स्पेलिंग कौन सी थी, यही थी। तो जिनको लगता है नहीं देखा तो नहीं देखा। तो चलिए एक स्पेलिंग तो आज आपने ग्रामर की सीख ली, ये फॉर्मेट है तो पहले तो इसी को ध्यान रखो। एक मिस स्पेल्ड का प्रश्न तो आज ही सॉल्व करवा दिया मैंने आपका। ओके, बाकी चर्चा परिचर्चा कल करेंगे। 15 प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस, मैंने एक बार के लिए आपको थोड़ा बोला है, बाकी और थोड़ा डिटेल में कल बातचीत कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न सॉल्व किए आपने जो काफ़ी हद तक सही गए होंगे, गलत गए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते चली जाइए। ठीक है ना। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, कल क्वेश्चन अपने जो बच्चे हुए हैं उनको पहले कवर करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक करेंगे डिटरमाइनर्स। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहो, कम पढ़ लो पर रोज पढ़ लो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।